नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों अपन जो रेलवे एग्ज़ाम 2024-25 स्पेशल जनरल साइंस की एनसीईआरटी बेस्ट सीरीज़ कर रहे थे, जिसमें अपन ने अब तक कक्षा 9 के साइंस के 8 वीडियो 8 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। ये चैप्टर नंबर 9 रहेगा और इसमें अपना जो चैप्टर है वो है ध्वनि का साउंड का। वेरी इंटरेस्टिंग यहाँ पर चैप्टर रहने वाला है। एंड तक आप बने रहेंगे तो पूरा यहाँ पर जो कंसेप्ट है इस चैप्टर का कोर कंसेप्ट, जहाँ से अक्सर एग्जाम में सवाल आ जाते हैं और बहुत बार रेलवे एसएससी वगैरह एग्जाम्स में टीसीएस ने यहाँ से सवाल पूछे हैं। तो अभी आपको देखना है कंटेंट आपको क्या मिलने वाला है। जो अध्याय 12 ध्वनि है, इससे पहले का अध्याय आप देखना चाहते हो, जो अब तक 8 वीडियो आए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक है, वहाँ से क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पर इस ध्वनि वाले चैप्टर में सबसे पहले तो अपन देखेंगे एनसीईआरटी के सारे फैक्ट, जितने भी इस चैप्टर के फैक्ट बनते हैं इंपॉर्टेंट, जहाँ से सवाल डायरेक्टली आते हैं, उन फैक्ट पर बाद में एग्जाम्पलर में पूछे गए 20 क्वेश्चंस यहाँ पर अपन देखने वाले हैं कंसेप्ट सहित। उसके बाद अब देखिए ये जो कंटेंट है ध्वनि वाला, इसमें न्यूमेरिकल के सवाल काफ़ी है। तो 15 न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस इंक्लूड हैं जो पाठ्य पुस्तक में आए हुए हैं, और पाठ्य पुस्तक के लास्ट में जो अभ्यास के क्वेश्चंस और बीच में जितने भी क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट सवाल जो एग्जाम में आ सकते हैं, वो सारे इस वीडियो में इंक्लूड हैं। तो एंड तक बने रहेगा। और पीडीएफ फाइल इससे पहले की कुछ डाल रखी है और भी जल्दी अपडेट हो जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। तो शुरुआत करें। ध्वनि क्या है? एक जो अनुदैर्ध्य तरंग है, यांत्रिक तरंग है, ध्वनि के क्या गुण वगैरह हैं, आवर्ती, तारत्व, ध्वनि की तरंग दैर्ध्य, तीव्रता, गुणता, ध्वनि का प्रावर्तन, प्राध्वनि, अनुरणन वगैरह, ये सारे देखने वाले हैं। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है, मॉक टेस्ट आप लगा रहे हो, नहीं लगा रहे हो, तो टेक्स्ट बुक से आज ही जुड़ सकते हो। बेहतरीन डील है, टीटीजे के कूपन कोड से आपको 12% इसका डिस्काउंट मिल जाएगा। और टेक्स्ट बुक से जुड़ने से क्या होगा, अभी पास प्रो आप ले लेंगे ना, तो इसमें प्रीवियस ईयर के पेपर, अब बहुत से कैंडिडेट कहते हैं कि पास प्रो में क्या केवल प्रीवियस ईयर के मिलते हैं, प्रीवियस ईयर के अतिरिक्त जो पास वाली सुविधा है ना वो तो मिलती ही मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर प्रीवियस ईयर के पेपर एज इट इज़ आपको मिल जाएंगे। जितने भी एग्जाम हुए हैं ऑनलाइन एग्जाम, चाहे रेलवे को, एसएससी को, बैंकिंग को, एग्जाम वाइज प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्यूशन से एक्स्ट्रा फैक्ट सहित आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप स्मार्ट तरीके से ये मॉक टेस्ट एनालिसिस कीजिएगा। यहाँ पर आप प्रैक्टिस करते हुए कि कहाँ गलतियाँ कर रहे हो, समय रहते उसको सुधार करते हुए आप आगे बढ़ेंगे, बेहतर टाइम मैनेजमेंट आपका हो पाएगा। तो कम से कम वीक में 2 से 3 मॉक टेस्ट अभी आपको देना है। एग्ज़ाम जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो उसके कम से कम आप 20 से 30 मॉक टेस्ट देंगे ना, और उनका बेहतर ढंग से एनालिसिस करेंगे तो आपका सिलेक्शन वहाँ पर निश्चित हो जाता है, यदि आप सिलेबस को कवर करते हुए रिवीजन करते रहते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज ही ज्वाइन कर सकते हो। टीटीजे के कूपन कोड से सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास में मिल जाएंगे, रेलवे एसएससी वगैरह 700 एग्जाम्स के मॉक टेस्ट। अब देखिए ध्वनि यानी साउंड विभिन्न वस्तुओं के कंपन करने के कारण उत्पन्न होती है। जो आपको साउंड सुनाई देती है कहीं न कहीं वो कंपन, वाइब्रेशन का ही रिजल्ट है। वस्तुएं जब कंपन करेगी तो होगा क्या, वस्तुओं का जो कंपन है, ये ध्वनि आपको बता दूं, ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे कि आप चंद्रमा पर चले जाओगे ना, वहाँ पर आप जो बोलेंगे ना वो सुनाई नहीं देगा, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, माध्यम नहीं है। तो ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता है, क्योंकि माध्यम में वायुमंडल के कण होते हैं छोटे छोटे। अब जो कंपन है ना, कंपन कोई भी वस्तु में आपने कंपन, वाइब्रेशन पैदा किया, उस केस में क्या है, पास के कण है ना उसमें वाइब्रेशन हो जाएगा। कण आपस में इस प्रकार है, बहुत नज़दीक नज़दीक है, तो एक कण का कंपन दूसरे कण में, अब कण यहाँ पर अपनी स्थिति में रहेंगे, वाइब्रेट होते हुए एक से दूसरे में विक्षोभ को स्थानांतरित करेंगे। कण या एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएंगे, विक्षोभ जाएगा। जो कंपन एक कण से दूसरे कण में हुआ है वो आगे बढ़ता हुआ माध्यम में चलता हुआ एक जगह से दूसरी जगह ध्वनि है वो चली जाएगी। तो ये होता है ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कंपन का परिणाम होता है ध्वनि प्रोड्यूस करना। अपन जो बोलते हैं ध्वनि यहाँ पर रिकॉर्ड हो रही माइक्रोफोन में, कहीं न कहीं कंठ में कंपन होने से ये ध्वनि उत्पन्न हुई है। उसके बाद पास के कण हैं उनका विक्षोभ उत्पन्न हुआ, और विक्षोभ एक जगह से दूसरी जगह गए हैं, ना कि कण गए हैं। ये आपके क्लियर हो जाना चाहिए। ध्वनि एक यांत्रिक और अनुदैर्ध्य तरंग है। एग्जाम में आ जाए ध्वनि किस प्रकार की वेव है, किस प्रकार की तरंग है, आप कहेंगे ध्वनि यांत्रिक तो है ही है, यानी मैकेनिकल है, वाइब्रेशन से पैदा होती है, तो कहीं कहीं यांत्रिक काम हो गया ना यहाँ पर, तो ये यांत्रिक तरंग है। और अनुदैर्ध्य तरंग है। अब अनुदैर्ध्य तरंग क्या है वो बात करेंगे, तो ध्यान रखना अनुप्रस्थ नहीं है ध्वनि, अनुदैर्ध्य है। जो कणों का कंपन है
वेव की दिशा सेम डायरेक्शन है, अनुदैर्ध्य। अब देखिए यहाँ पर बात करें, ध्वनि किसी द्रव्यात्मक माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में संचित होती है। तो ये चीज़ आपके दिमाग में हो जानी चाहिए कि ध्वनि अनुदैर्ध्य है, न कि अनुप्रस्थ है। अनुदैर्ध्य तरंगें कौन सी हैं? इन तरंगों में माध्यम के कणों का जो विस्थापन हो रहा है, माध्यम के कणों के द्वारा ही ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, माध्यम के कणों के विक्षोभ के द्वारा। तो माध्यम के कणों का विस्थापन विक्षोभ के संचरण की दिशा के समानांतर है, और माध्यम के कण जो वाइब्रेट हो रहे हैं और विक्षोभ भी जो आगे बढ़ रहा है, उनकी डायरेक्शन दोनों की समान है। ऐसा नहीं कि माध्यम के कण ऐसे वाइब्रेट हो और विक्षोभ इस प्रकार ऊपर 90 डिग्री में आगे बढ़े, तो वो हो जाएगी अनुप्रस्थ तरंगे। अनुदैर्ध्य तरंगों में माध्यम के कण और विक्षोभ जो आगे बढ़ रहा है, उनकी डायरेक्शन सेम है, समानांतर दिशा है, तो वो अनुदैर्ध्य तरंग है ध्वनि। और जो यहाँ पर माध्यम के कण हैं वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं, विराम अवस्था में आगे पीछे माध्यम के कण वाइब्रेट होंगे। दोलन, दोलन गति क्या होती है? मध्य स्थिति के इर्द गिर्द, जैसे ये मध्य स्थिति है तो एक बार ऐसे ऐसे दोलन होगा, झूला होता है ना, झूले, झूले की गति, दोलन की गति ऐसे ऐसे होती है। वही कण इस प्रकार वाइब्रेट होंगे, दोलन करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे नहीं, दूसरे कण में विक्षोभ पैदा करके ध्वनि को आगे बढ़ाएंगे। तो ध्वनि यहाँ पर तरंगे हैं ध्वनि की, वो आगे बढ़ती हैं ऊर्जा के रूप में। ध्वनि कैसी है? तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे हैं जो दोलन करेगी ना इस प्रकार कण, तो वहाँ से तरंग पैदा होगी और वो तरंग ही विक्षोभ के फॉर्म में आगे बढ़ती है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि अनुदैर्ध्य तरंग है। तो आप कहेंगे अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है? तो अनुप्रस्थ तरंग होती है 90 डिग्री में, यहाँ पर जैसे तरंग ऐसी तरंग होती है अनुप्रस्थ, जिसमें कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन नहीं करते हैं। तरंग ऐसे जा रही तो कण ऐसे कंपन करेंगे 90 डिग्री में। तरंग के चलने की दिशा के लंबवत है, वो ऊपर नीचे कंपन करेंगे कण, वो होगी आपकी अनुप्रस्थ तरंगे। तो आप कहेंगे अनुप्रस्थ तरंगे कहाँ देखने को मिलती है? किसी तालाब में पत्थर का टुकड़ा फेंकेंगे ना, तो जल की सतह पर दिखाई जाने वाली जो वेव है ना, वह अनुप्रस्थ तरंगे है। क्यों? क्योंकि आपने तालाब में पत्थर का टुकड़ा ऊपर से फेंका, तो माध्यम के जो कण है ऐसे ऊपर नीचे गति करेंगे, लेकिन वेव ऐसे आगे बढ़ेगी, वेव ऐसे आगे बढ़ेगी जो 90 डिग्री में होगी, कणों की गति की 90 डिग्री में, तो वो अनुप्रस्थ तरंगे हो जाएगी, जो कि सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में विक्षोभ आगे बढ़ रहा, तरंग आगे बढ़ रही है और कणों का कंपन उसी डायरेक्शन में होता है समानांतर, तो वो होगी अनुदैर्ध्य। और जिसमें 90 डिग्री में कण वाइब्रेट हो रहे हैं और तरंग आगे जिस डायरेक्शन में बढ़ रही है, वो आपकी अनुप्रस्थ तरंगे हो जाएगी। और अनुप्रस्थ तरंगे, जिस प्रकार तालाब में पत्थर फेंका तो वहां पर पानी की जो वेव देखने को मिली। प्रकाश भी अनुप्रस्थ तरंगे, जो प्रकाश होता है ना, लाइट, लाइट कैसी? ध्वनि जैसे अपन ने बात की अनुदैर्ध्य है, तो और लाइट है अनुप्रस्थ तरंगे। प्रकाश तरंगे यांत्रिक तरंगे नहीं है, ये दिमाग में होना चाहिए। यांत्रिक तरंगे हैं ध्वनि तरंगे हैं, मैकेनिकल। जो यांत्रिक तरंगे हैं वो ध्वनि है। प्रकाश जस्ट उल्टा है, न तो प्रकाश यांत्रिक तरंगे हैं, न ही प्रकाश अनुदैर्ध्य है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगे हैं। ये चीज भी एनसीईआरटी में दे रखी है आपकी क्लास 9 में। अब ध्वनि माध्यम में क्रमागत संपीड़नों तथा विरलनों के रूप में संचरित होती है। अब ध्वनि मैंने कहा कि तरंग के रूप में आगे बढ़ती है, तो कहीं न कहीं यहाँ पर ध्वनि है वो संपीड़न और विरलन, ये दो चीज के द्वारा आगे बढ़ती है। अब संपीड़न नाम से स्पष्ट है कि कण पास पास होंगे, संपीड़न में क्या है? कण पास पास होंगे, विरलन में कण दूर दूर होंगे। तो ध्वनि एक बार तो कण पास पास आ जाएंगे हैं, दाब बढ़ जाएगा, एक बार दाब क्षेत्र कम हो जाएगा, तो ऐसे आगे बढ़ेगी। क्योंकि कण कंपन कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं ना, तो एक बार तो क्या है, पास पास आ जाएंगे कण, फिर दूर दूर चले जाएंगे। तो ऐसे इस प्रकार यहाँ पर जब पास पास आएंगे ना, उस केस में ये इस टाइप से वेव हो जाएगी, और जैसे ही दूर दूर जाएंगे तो नीचे। तो ऐसे यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ से जैसे स्टार्ट करते हैं, ये नीचे चली गई, वापस यहाँ से ऊपर आ गई, और यहाँ पर नीचे चले गए, और यहाँ पर कण मान ले पास पास आ गए, ठीक है, तो पास पास आ गई तो वापस ऊपर आ गई। तो इस प्रकार यहाँ पर ये मान लेते हैं साम्य स्थिति। तो ऐसे यहाँ पर क्या है, ध्वनि गति करती है। ये आप देख पा रहे हो, जब माध्यम के कण आपस में पास पास हो, ऐसा दाब क्षेत्र बने, बिल्कुल नजदीक नजदीक हो जाए, तो इसे आप कहेंगे संपीड़न। क्या कहेंगे? संपीड़न है। और विरलन में दूर दूर हो रहे कण, तो ये आर हो गया, सी आर सी आर। तो इस प्रकार ये द्विभुज एक प्रकार का वाइब्रेशन पैदा करता है, जिसके कारण कण आपस में वाइब्रेट होंगे। तो इस प्रकार पास दूर होते हुए ध्वनि ऐसे आगे बढ़ेगी। तो ये परस्पर जो कर्मिक रूप से एक बार संपीड़न होगा, एक बार विरलन होगा, यानी कण दूर दूर जाएंगे। ध्वनि संचरण में माध्यम के कण आगे नहीं बढ़ते, केवल विक्षोभ ही संचित होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ध्वनि में आगे कौन बढ़ता है? माध्यम के कण बढ़ते नहीं,
विक्षोभ है वो आगे बढ़ता है, वाइब्रेशन आगे बढ़ती है। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। बिल्कुल बिना माध्यम की ध्वनि नहीं बढ़ेगी, क्योंकि माध्यम नहीं होगा तो वहाँ पर कण वाइब्रेशन के द्वारा आगे कैसे ध्वनि बढ़ेगी। कणों के वाइब्रेशन के द्वारा ही, कंपन के द्वारा ही अपन को ध्वनि सुनाई देती है। निर्वात में संचित नहीं होती ध्वनि। अब यहाँ पर अपन ने बात की ध्वनि एक तरंग है, तो तरंग क्या है? तरंग एक विक्षोभ है जो किसी माध्यम से होकर गति करता है और माध्यम के कण निकटवर्ती कणों में गति उत्पन्न कर देते हैं, और इस कण, ये कण है ना, इसी प्रकार की गति अन्य कणों में उत्पन्न करते हैं। क्या होता है तरंग में? जो कण एक दूसरे में वाइब्रेट होने के बाद दूसरे कण को भी, निकटवर्ती कण को भी कंपन कर देंगे, वहां पर उस कण के पास के कण में गति उत्पन्न करेगा और वो पास का कण अन्य कणों में गति उत्पन्न करेगा। इस प्रकार से कण एक जगह रहेंगे और पूरी वेव आगे बढ़ती रहेगी। तो माध्यम के कण स्वयं आगे नहीं बढ़ते, विक्षोभ आगे बढ़ जाता है तरंग के फॉर्म में। ध्वनि को तरंग के रूप में जाना जा सकता है। ध्वनि तरंगे माध्यम के कणों की गति द्वारा अभिलक्षित की जाती हैं और यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं। अब यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं संपीड़न और विरलन की, यानी कंप्रेशन और रैरफैक्शन। संपीड़न, जब कोई कंपमान वस्तु आगे की ओर कंपन करती है तो अपने सामने की वायु को धक्का देकर संपीड़ित करती है। अब हो क्या रहा है? कंपन आगे बढ़ रहा है, ठीक है। कंपमान वस्तु है, जो कंपमान वस्तु ये है, तो वस्तु आगे की ओर कंपन करती है। इस साइड के कंपन आप देख पा रहे हो, आगे की साइड में ये कंपन, आगे की साइड में कंपन जैसे ही करेगी तो इसके सामने क्या है? वायुमंडल है, वायु है, तो वायु को ये धक्का देगी। वायु में कण है, उनको धक्का देगी तो ये कण पास पास आ जाएंगे, यानी संपीड़ित हो जाएंगे, कंप्रेस हो जाएंगे, नजदीक आ जाएंगे। इस प्रकार एक उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। यहाँ पर दाब ज्यादा है, कण पास पास है ना, क्योंकि वायु को धक्का दिया, कण पास पास आ गए। दोबारा वायु को धक्का हटाएगी, पीछे की साइड कंपन होगा ना, धक्का हटेगा, कण दूर दूर चले जाएंगे। जब कण पास पास आए, उच्च दाब का क्षेत्र बना, तो उसे कहेंगे आप कंप्रेशन, सी संपीड़न से दर्शाएंगे। और जैसे ही इस साइड कंपन करना स्टार्ट हुए तो कण दोबारा दूर दूर चले गए, तो ये स्थिति विरलन की स्थिति होगी। और दोबारा नेक्स्ट इस साइड आपका हुआ तो ये वापस संपीड़न की स्थिति होगी। तो संपीड़न से संपीड़न एक दोलन पूरा हो जाएगा। संपीड़न में बीच में विरलन आएगा, फिर संपीड़न आएगा, या फिर विरलन से विरलन एक दोलन कंप्लीट हो जाएगा। तो इस टाइप से यहाँ पर आगे वेव बनती है। देखेंगे अपन किस टाइप से वेव में संपीड़न और विरलन के माध्यम से यहाँ पर मैं अपन आपको बेहतर ढंग से बता सकता हूँ। देखिए, आप देख सकते हो ये ध्वनि इस टाइप से, ये आपकी डिस्टेंस, दूरी तय कर रही है समय के साथ में, और ये जो दूरी तरंगे आगे बढ़ रही है समय के साथ में। उच्च दाब का क्षेत्र था तो ये ऊपर की डायरेक्शन में वेव थी, ये उच्च दाब है, ये विरलन निम्न दाब, ये उच्च दाब। जैसे ही उच्च दाब का क्षेत्र आया ऊपर की डायरेक्शन में, उच्च दाब ऊपर की डायरेक्शन में। जैसे ही निम्न दाब का क्षेत्र था, विरलन की स्थिति थी, तो ये वेव नीचे की डायरेक्शन में, निम्न दाब नीचे की डायरेक्शन में। अब मैंने कहा था कि एक दोलन यानी संपीड़न से वापस संपीड़न में आ गई, या विरलन से वापस विरलन में आने का जो समय है, एक दोलन में जितना समय लगा ना, वो उसका आवर्तकाल हो जाएगा, जो अपन आगे देखने वाले हैं। फिलहाल ये वाली आपके वेव इस टाइप से आगे बढ़ती है, आप देख सकते हो, संपीड़न और विरलन के माध्यम से। यदि यही संपीड़न और विरलन ध्वनि तरंगे बनाते हैं जो माध्यम से होकर संचरित होती है। संपीड़न उच्च दाब का क्षेत्र है, विरलन निम्न दाब का क्षेत्र है। दाब किसी माध्यम के दिए हुए आयतन में कणों की संख्या से संबंधित है। दाब यानी माध्यम में कितने कण है, ज्यादा कण है तो उच्च दाब, कम कण है तो निम्न दाब। किसी माध्यम में कणों का अधिक घनत्व, अधिक दाब को कम घनत्व, घनत्व कम है, कण कम है तो वहां पर कम घनत्व है तो कम दाब का क्षेत्र बनाएगा। इस प्रकार ध्वनि का संचरण घनत्व परिवर्तन के संचरण के रूप में भी देखा जा सकता है। घनत्व चेंज होगा, ध्वनि उस हिसाब से आगे बढ़ेगी। घनत्व के अधिकतम मान से न्यूनतम मान और पुनः अधिकतम मान के परिवर्तन से एक दोलन कंप्लीट होता है। तो एक दोलन कब कंप्लीट होगा? घनत्व के अधिकतम मान से न्यूनतम मान। यहाँ पर एक दोलन का मतलब ये घनत्व ऊपर आप देख पा रहे हो, अधिकतम मान उससे न्यूनतम मान में आया और दोबारा अधिकतम मान में, ये बोल रहा है ना, घनत्व के अधिकतम मान से न्यूनतम मान और पुनः अधिकतम मान के परिवर्तन से, तो अधिकतम से न्यूनतम और दोबारा अधिकतम, यहाँ तक आने में जो एक पूरा प्रोसेस है वही एक दोलन कहलाएगा। अधिकतम से न्यूनतम पुनः अधिकतम, यानी अधिकतम से अधिकतम आने में जो पूरी प्रक्रिया है घनत्व की, वो एक दोलन हो जाएगा। और ध्वनि तरंग के अभिलक्षण में आवर्ती आयाम और वेग प्रमुख रूप से आते हैं। तो क्या है ये आवर्ती आयाम वेग, उनको आगे देखें। संपीड़न आपको बता दिया है, वह क्षेत्र जहाँ कण पास पास होंगे और इन्हें वक्र में ऊपरी भाग में दिखाया गया है। शिखर अधिकतम संपीड़न के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। विरलन निम्न दाब का क्षेत्र है जहाँ कण दूर दूर होंगे। शिखर को तरंग का श्रृंग और घाटी को गर्त कहा जाता है। श्रृंग और गर्त क्या है? तो यहाँ पर जो संपीड़न की स्थिति होती है तो घाटी का ये श्रृंग है, ये श्रृंग है, आप देख पा रहे हो ये श्रृंग है। तो ये श्रृंग और नीचे की जो घाटी इस टाइप से है, जहां पर विरलन की स्थिति देखने को मिलती है वो गर्त की स्थिति है, ठीक है।
अब देखते हैं तरंग दैर्ध्य क्या होती है, जिसे आप वेव लेंथ कहते हो और इसे लैम्डा से दर्शाते हैं। तरंग दैर्ध्य का मतलब होता है एक तरीके से सीधी सरल भाषा में बोले तो दूरी। तरंग दैर्ध्य यानी तरंग की दूरी। दो क्रमागत संपीड़न अथवा दो क्रमागत विरलों के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य है। यहाँ पर ऊपर आप देख पा रहे हो ये वेव, या तो दो क्रमागत संपीड़न ले लो, जैसे एक ये संपीड़न उसके बाद नेक्स्ट ये संपीड़न, इनके मध्य की दूरी एक वेवलेंथ एक तरंग दैर्ध्य कहलाएगी। या फिर दो क्रमागत विरलन ले लो, एक ये विरलन ले लिया एक ये विरलन ले लिया, इनके मध्य की दूरी ये भी लैम्डा होगी। तो एक लैम्डा का मतलब हो गया दो क्रमागत श्रृंग के मध्य की दूरी, या फिर दो क्रमागत गिरत के मध्य की दूरी, दो क्रमागत संपीड़न के मध्य की दूरी, या फिर दो क्रमागत विरलन के मध्य की दूरी आप लैम्डा के रूप में दर्शाते हो। ये डिस्टेंस है, यही तरंग दैर्ध्य है और इसे ग्रीक अक्षर लैम्डा से दर्शाते हैं। और दूरी का मात्रक मीटर है तो तरंग दैर्ध्य का मात्रक भी मीटर होता है। दोलन मैंने आपको बता दिया, जब ध्वनि किसी माध्यम में संचित होती है तो माध्यम का घनत्व किसी अधिकतम तथा न्यूनतम मान के बीच बदलता है। घनत्व के अधिकतम मान से न्यूनतम मान तक परिवर्तन और पुनः अधिकतम मान तक लाने में जो पूरी प्रोसेस है आने में एक दोलन कंप्लीट होगा। यानी यहाँ पर एक दोलन का मतलब ये हो गया कि अधिकतम, अधिकतम से न्यूनतम और पुनः अधिकतम, तो ये पूरा एक दोलन हो जाएगा, ये वाला एक दोलन हो जाएगा। तो एक दोलन का मतलब आप देखते हो ना, लोलक में भी क्या होता है, साम्य स्थिति है और यहाँ से आपने इसको आगे गति कराई तो ये आगे गति करेगा, फिर पीछे गति करके वापस यहाँ पर आएगा, तो ये एक दोलन कंप्लीट होगा। अब बात करते हैं आवर्ती क्या होती है। आवर्ती एकांक समय में होने वाले दोलनों की कुल संख्या को आवर्ती कहते हैं। एकांक समय जैसे कह दिया 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कुल कितने दोलन होते हैं वही आवर्ती है। यदि इस टाइप आप देखेंगे ये वेव 1 सेकेंड में, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ का समय 1 सेकेंड है, ये मान लेता हूँ मैं समय 1 सेकेंड है। अब एक ऐसी ध्वनि थी जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा थी, तो इस 1 सेकेंड तक आने ने इसने बहुत सारे दोलन कंप्लीट कर दिए। मान लेते हैं ये इस टाइप से बहुत तेज़ी से चली है, इसने बहुत सारे यहाँ से यहाँ तक आने में इसका तो लगभग एक दोलन हुआ, तो इसके 3-4 दोलन कंप्लीट हो गए, तो इसकी आवृत्ति ज़्यादा है। तो कितने एकांक समय में जितने ज़्यादा दोलन होंगे उसकी आवृत्ति उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी कितने चक्र ये कंप्लीट कर रही है इकाई समय में, यानी 1 सेकंड का समय हो सकता है। तो यहाँ पर जितना ज़्यादा ये पास पास होंगे ना इस प्रकार दोलन, तो वो उसकी आवृत्ति को बताएगा। यानी इकाई समय में कंप्लीट किए गए दोलनों की संख्या ही उसकी आवृत्ति है। फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो एकांक समय में दोलन कितने कंप्लीट कर रहे हैं। यदि हम प्रति एकांक समय में अपने पास से गुजरने वाले संपीड़नों तथा विरलों की संख्या की गणना करें तो हमको ध्वनि तरंग की आवृत्ति ज्ञात हो जाएगी। कितने संपीड़न और कितने विरलन है, यदि ज़्यादा संपीड़न और ज़्यादा विरलन हो गए, यहाँ से मान लेते हैं यहाँ तक आने में कितने संपीड़न है, तो आप कहेंगे 1 संपीड़न, 2 संपीड़न, 3 संपीड़न। विरलन कितने, 1 2 3, 3 संपीड़न 3 विरलन है, 1 संपीड़न और 1 विरलन बनाकर एक पूरी दोलन हो जाएगा। और बाकी यहाँ पर ज़्यादा होते, मान लेते हैं 3 क्या बहुत ज़्यादा होते, इस टाइप से होते, तो आप देख सकते हो ये सेम 1 सेकंड का समय लग रहा है यहाँ से यहाँ तक आने में, लेकिन संपीड़न और विरलन 1 2 3 4 5 6 7 संपीड़न 7 विरलन वही 1 सेकंड में। ज़्यादा संपीड़न ज़्यादा विरलन, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इसकी आवृत्ति ज़्यादा है। अब आवृत्ति को न्यू से इस प्रकार डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, न्यू से, इसे न्यू बोलते हैं, न्यू से डिनोट करते हैं। और आवृत्ति को सामान्यतः न्यू इस प्रकार डिनोट करेंगे और इसका मात्रक होता है हर्ट्ज होता है। फ्रीक्वेंसी आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट अपना है आवर्तकाल। आवर्तकाल जिसे कैपिटल टी से दर्शाते हैं। तरंग द्वारा माध्यम के घनत्व के एक संपूर्ण दोलन में लिए गए समय को आवर्तकाल कहते हैं। यानी एक दोलन होने में कितना समय लगा, इसका ऐसा ही मात्रक सेकेंड होता है आवर्तकाल का। एक दोलन में जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ से यहाँ तक दोलन, तो ये इतने सारे दोलन नहीं, आपको चाहिए एक दोलन यहाँ से यहाँ तक, तो इसको कितना समय लगा, एक दोलन में कितना समय लगा। यदि एक दोलन बहुत इस प्रकार पास पास हुआ तो कम समय लगेगा, तो उसका आवर्तकाल कम है। और एक दोलन काफ़ी दूर दूर ऐसे वेव इस प्रकार चलेगी जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, इस टाइप से चलेगी, फ्रीक्वेंसी कम, इसका मतलब आवर्तकाल ज़्यादा हो जाएगा। आवर्तकाल क्या हो जाएगा, ज़्यादा। आवर्तकाल ज़्यादा क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम, यानी एक दोलन होने में यहाँ से आने में बहुत ज़्यादा समय लग गया, और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, यानी बहुत तीव्र फ्रीक्वेंसी है, इस प्रकार से फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, तो एक में भी इतना सा समय लगेगा। तो ये डिपेंड करता है
आवर्तकाल और फ्रीक्वेंसी व्युत्क्रमानुपाती होती है। इस टाइप से आपको संबंध देखने से पता चलता है कि मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक इस टाइप से बहुत धीरे धीरे वेव आगे बढ़ रही है और ये एक वेव कंप्लीट हुई, यहाँ से यहाँ तक आने में जो समय लगा है, अब मान लेते हैं एक वेव इस टाइप से थी जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम थी, ये टी समय को दर्शाता है। यहाँ अब देख समय बढ़ रहा है लेकिन यहाँ इतने समय में भी एक फ्रीक्वेंसी कंप्लीट हो गई। तो देखिए जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ही कम आवर्तकाल होगा, यानी फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती आवर्ती के व्युत्क्रमानुपाती आवर्तकाल है। और आवर्तकाल का मतलब एक दोलन कंप्लीट होने में कितना समय लगा है वही आवर्तकाल है। तो तरंग द्वारा माध्यम के घनत्व के एक संपूर्ण दोलन में लिए गए समय को आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल का ऐसा ही मात्रक सेकंड होता है। आवर्ती और आवर्तकाल का व्युत्क्रमानुपाती संबंध है, यानी आवर्तकाल बढ़ेगा यानी ज़्यादा समय ले रहा है, इसका मतलब वहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी है, आवर्ती बहुत कम है। और आवर्ती ज़्यादा है इसका मतलब आवर्तकाल है ये नीचे की वैल्यू है वो कम होगी। जितना ज़्यादा भाजक कम होगा ना भाग पर उतना ही बड़ा आएगा। तो आवर्ती ज़्यादा आ रही है इसका मतलब आवर्तकाल है वो बहुत कम है। तो ये संबंध याद रखिएगा आवर्ती और आवर्तकाल का। आवर्ती बराबर 1/आवृतकाल, ठीक है। अब ध्वनि का वेग, आवर्ती और तरंग दैर्ध्य के मध्य क्या संबंध है, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इसका संबंध निकालना बहुत आसान है। जैसे कि आपको पता है वेग क्या होता है, वेग बराबर दूरी बटा समय। भाई कितने एक घंटे में कितनी दूरी तय की वही तो उसकी चाल होगी। अब दूरी क्या है, दूरी यहाँ पर वेवलेंथ लैम्डा है, जैसे आप बोलते हो तरंग दैर्ध्य है, एक तरंग दैर्ध्य है यानी दो कर्मागत संपीड़न के मध्य की दूरी एक तरंग दैर्ध्य, और उसको कितना समय लगा है, समय कितना, एक तरंग दैर्ध्य यानी एक आवर्तकाल का टी समय लगा है। तो यहाँ पर वेग बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन टी। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ लैम्डा गुणा 1/टी लिख सकता हूँ, और 1/टी है ना वो आवर्ती के इक्वल होता है। तो वेग बराबर लैम्डा गुणा आवर्ती को मैं एफ लिख सकता हूँ, या फिर इस टाइप से न्यू बनाएंगे आवर्ती को, ये वेग को वी लिखेंगे ना तो ये कैपिटल वी लिख दिया, म्यू लैम्डा। तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, वेग का मतलब है आवर्ती और तरंग दैर्ध्य का गुणा करना, क्योंकि आवर्ती का मतलब ही यहाँ पर 1/टी है, तरंग दैर्ध्य बटा समय है यानी दूरी बटा समय, तो वेग ही तो हो जाएगा। तो आवर्ती गुणा तरंग दैर्ध्य क्या होगा, वेग होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा इन तीनों के मध्य यही रिलेशन है। आवर्ती से हमें ज्ञात होता है कि कोई घटना कितनी जल्दी घटित हो रही है, कितनी उसकी तेजी से यानी कम समय में ज़्यादा आवर्ती यानी ज़्यादा तेजी से घटना घटित हो रही है। किसी ऑर्केस्ट्रा में वायलिन तथा बांसुरी एक ही समय बजाई जा सकती है। अब देखिए वायलिन और बांसुरी दो अलग अलग वाद्य यंत्र हैं। वायलिन जो गिटार की तरह होता है, बांसुरी अलग है। तो बांसुरी, फ्लूट और वायलिन एक ही समय में बजाते हैं, तो दोनों ध्वनियाँ एक ही माध्यम में चलती हैं। जैसे वायु में आपने दोनों को एक साथ बजाई तो वायु में दोनों ध्वनियाँ आगे बढ़ रही हैं और हमारे कानों तक एक ही समय में पहुंचती है। मतलब इनकी जो चाल है ना, बांसुरी से निकलने वाली ध्वनि और वायलिन से निकलने वाली ध्वनि की स्पीड है वो एक स्पीड है, तो हमारे कानों में एक समय में ही दोनों ही हिट करेगी। अब वायलिन की ध्वनि, बांसुरी की ध्वनि एक साथ उत्पन्न हुई और एक साथ ही हमारे कानों में हिट की, तो हम उसे कैसे पहचानेंगे कि ये वायलिन की है, ये बांसुरी की? ऐसा कौन सा गुण है जो हमें बताएगा कि ये वायलिन का सुर है, ये बांसुरी की ध्वनि है? कैसे पता चलेगा अपन को? तो ऐसा ध्वनि से जुड़े विभिन्न अभिलक्षण है। तो ऐसे ध्वनि में काफ़ी अलग गुण होते हैं। आवर्ती तक ही ध्वनि सीमित नहीं है, और भी ध्वनि के गुण होते हैं जिनके द्वारा हमें पता चलता है कि वायलिन की वॉइस कौन सी है, बांसुरी की कौन सी है। तो इनमें से एक जो अभिलक्षण है, जैसे आप तारत्व बोलते हैं, जैसे आप पिच बोलते हैं, पिच पिच जितनी ज़्यादा होगी, तारत्व जितना ज़्यादा होगा, यानी कहीं ना कहीं तारत्व आवर्ती से संबंधित है। ठीक है, जैसे महिला है ना, महिला जो बोलती है ना वो थोड़ी पतली वॉइस होती है, तो उसमें उनका पिच ज़्यादा होता है। ठीक है, पिच है वो ज़्यादा होता है। और पुरुष है थोड़ा भारी होता है, उनका भारीपन होता है साउंड में, मतलब पिच वहाँ पर कम होता है। पिच कम होने का मतलब हो गया कि तारत्व कम होता है। अब तारत्व आप अभी नहीं समझ रहे हो, तारत्व का संबंध है सीधा सीधा आवृत्ति से। किससे है? तारत्व यानी आवर्ती है। क्या है? आवर्ती, फ्रीक्वेंसी। अब मैं कह दूं आवर्ती ज़्यादा है, इन दोनों में फ्रीक्वेंसी का अंतर देखने को मिलेगा। वायलिन और बांसुरी की साउंड की आवर्ती अलग अलग हो सकती है, स्पीड दोनों की सेम है, फ्रीक्वेंसी लेकिन अलग अलग है। देखिए इसका मतलब ये हुआ, मान लेते हैं दोनों ही यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं
टी समय में आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आने में समय तो सेम ले रहे हैं, लेकिन इनकी फ्रीक्वेंसी अलग है। जैसे कि वायलिन की आवृत्ति ज़्यादा है तो वायलिन की जो वेव है ना, इस टाइप से आगे आएगी। कैसे आएगी? इस टाइप से बढ़ेगी और यहाँ तक ये पहुँच गई। ये मान लेते हैं वायलिन है। इसके सापेक्ष बांसुरी की फ्रीक्वेंसी क्या करती है? कम है, थोड़ी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति कम है। तो ये जो आवृत्ति कम है नहीं, एक चक्कर पूरा करने में ज़्यादा समय तो यहाँ तक यहीं लग रहा, लेकिन ये मान लेते हैं यहाँ से पैदा हुई और यहाँ से जाकर ऐसे आई। देखिए बहुत कम दोलन किया है, समय तो वही टी समय लगा है, यहाँ से यहाँ तक आने में समय वही लगा है, लेकिन ये कितनी कम कितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पैदा कर रही है। यहाँ से देख पा रहे हो कितनी ज़्यादा इसकी आवृत्ति है। किसकी? जो पहले वाली थी, मान लेते वायलिन की थी, ये आपकी फ्लूट की है। तो ये एक तरीके से तेजी से आ रही है। कौन सी? ये वाली जिसकी आवृत्ति ज़्यादा है। तो मान लेते तेजी से आ रही है, टन, इस प्रकार चली जाएगी। और ये धीरे धीरे आ रही है, टन। आ तो दोनों ही सेम समय अपने पास आ रही है, लेकिन एक इस प्रकार टन, एक क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है तो ये धीरे धीरे गूंजेगी, टन। तो इससे अपन को आवृत्ति से पता चलेगा, और आवृत्ति संबंध रखती है पिच से। और जो बहुत तेजी से आ रही है उसकी पिच ऐसे रहेगी, टन और टन। पिच जितनी लाउड जाए, ज़्यादा आपको प्रबल दिखेगी जब वो धीरे धीरे आएगी। स्पीड तो वही है, लेकिन फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक आने में इस टाइप से कम संपीड़न और कम विरलन है, कम वायुदाब का क्षेत्र बन रहा है। और यहाँ पर वायुदाब का क्षेत्र बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, इसलिए उसकी पिच है वो बदलाव होगा। और यहाँ पर जो वायुदाब का क्षेत्र है वो इतना ज़्यादा परिवर्तित नहीं होगा, तो उसके पिच में बदलाव नहीं होगा। तो अपन को पिच के माध्यम से पता चल जाएगा कि कौन सा वाद्य यंत्र वायलिन है, कौन सा बांसुरी से ध्वनि आ रही है। उच्च तारत्व यानी जिसकी पिच ज़्यादा हो गई, इसका मतलब है कि उसमें संपीड़न और विरलन भी अधिक हैं। यानी एकांक समय में ज़्यादा संपीड़न और विरलन गुजर रहे हैं, ज़्यादा संपीड़न और विरलन गुजर रहे हैं। जिसकी पिच ज़्यादा है मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ज़्यादा संपीड़न और विरलन। किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति को मस्तिष्क किस प्रकार अनुभव करता है, वो तारत्व कहेंगे। मस्तिष्क उसको कैसे डिटेक्ट करेगा? जितने ज़्यादा संपीड़न विरलन होगा, मस्तिष्क अलग प्रकार से उसको अनुभव करेगा। तो उच्च तारत्व वाली, ऊंचे तारत्व की ध्वनि को तीक्ष्ण ध्वनि कहते हैं। ये ध्वनि बहुत ज़्यादा के तीक्ष्ण है, और जिसका तारत्व तो कम है, पिच कम है, वो ध्वनि को गांभीर्य कहा जाता है। कैसी? गंभीर है, बहुत धीर गंभीर है। किसी स्रोत का कंपन जितनी शीघ्रता से होता है, उसमें वाइब्रेशन, कोई तार है, और जितनी ज़्यादा शीघ्रता से आप उसमें कंपन करेंगे, स्रोत का कंपन जितनी तेजी से करेंगे, आवृत्ति उतनी ही ज़्यादा होगी। अब तार को आप बहुत शीघ्रता से आपने उसको कंपन किया, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हुई। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा यानी इकाई समय में उसके द्वारा जो दोलनों की संख्या है, उसके द्वारा जो संपीड़न और विरलन की संख्या है, वो ज़्यादा होगी, और वही उसका तारत्व होगा, यानी तारत्व भी उसका अधिक होगा। तो जितना तीव्रता से आप कंपन करेंगे, शीघ्रता से करेंगे, उसकी आवृत्ति ज़्यादा, उसका तारत्व ज़्यादा होगा। इसी प्रकार जिस ध्वनि का तारत्व कम होता है, इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम होती है। दोनों ही समानुपाती हैं, तारत्व और आवृत्ति। ध्वनि के तारत्व से ही पता चलता है कि ध्वनि मोटी है या पतली है। पिच यदि ज़्यादा हुआ तो ध्वनि पतली है, पिच कम हुई तो ध्वनि मोटी है। उदाहरण के लिए बिल्ली की आवाज़ की आवृत्ति कुत्ते की भौंकने की आवृत्ति से अधिक है। तो बिल्ली की आवाज़ की आवृत्ति है वो ज़्यादा है, नहीं बिल्ली का तारत्व ज़्यादा है, तारत्व ज़्यादा यानी उसकी पिच है वो ज़्यादा है, और कुत्ते की भौंकने की आवृत्ति वो कम है। तो बिल्ली की आवाज़ पतली होगी क्योंकि उसकी पिच ज़्यादा है, कुत्ते की भौंकने की आवाज़ मोटी होगी क्योंकि उसकी आवृत्ति कम है, उसकी पिच कम है। मच्छर की आवाज़ आपको सुनाई देती है, लेकिन आपके पास में इस प्रकार कोई लोलक है, वो इधर उधर हो रहा होगा तो आपको नहीं सुनाई देगा, क्योंकि वहाँ पर भी डिपेंड करता है पिच से। मच्छर की आवाज़ का तारत्व तो उच्च होता है, वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है, कंपनों को बहुत ज़्यादा संपीड़न और विरलन के क्षेत्र बना रहा है उसी समय में, तो उसकी आवाज़ पतली होगी। मच्छर की आवाज़ पतली। शेर की दहाड़ तारत्व तो उसका पिच निम्न होता है। मच्छर का पिच ज़्यादा होता है तो आवाज़ पतली, निम्न पिच होने का मतलब हुआ आवाज़ मोटी होगी, जो शेर की देखने को मिलती है। तो ये आपके निम्न तारत्व की ध्वनि की तरंग है। निम्न तारत्व का मतलब है, ये देख सकते हो संपीड़न और विरलन बहुत दूर दूर है। इसी प्रकार सेम समय में आप देखेंगे उच्च तारत्व की ध्वनि, यानी उसका तारत्व ज़्यादा मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, समय सेम है, ठीक है। सेम समय में यहाँ से यहाँ तक आ रही है, ये समय सेम है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो संपीड़न, देखिए एक संपीड़न, दो संपीड़न, एक विरलन, दो विरलन। यहाँ आप देखेंगे सेम समय में कितने संपीड़न, 1 2 3 4 5 6 7 8 संपीड़न, 1 2 3 4 5 6 8 विरलन है, तो कितने, 8 दोलन।
और इसमें तो एक दो दोलन से ही काम हो रहा है। सेम समय में तो निम्न तारों की ध्वनि है, इसका मतलब उसकी आवृत्ति क्या है, कम है। उच्च तारों तो यानी उसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। अब यहाँ पर ये तो आपके तारों तो हो गया, आवर्ती हो गया। अब बात करते हैं आयाम की, बात करते हैं एम्पलीट्यूड की। किसी माध्यम में मूल स्थिति के दोनों और अधिकतम विक्षोभ को तरंग का आयाम कहते हैं। मूल स्थिति के दोनों और अधिकतम विक्षोभ, यहाँ पर जैसे वाइब्रेट कर रहे कंपन, कितने दूर तक वाइब्रेट होकर जा रहे हैं। देखिए ये एक कण था और इसको वाइब्रेशन मिला, किसी कंपन हुआ, यहाँ से कोई वस्तु थी, द्विभुज था, तो इसने इस कण को कंपित किया, तो ये कितना दूर गया। एक बार वाइब्रेट हुआ, इधर जाएगा, दोबारा वापस इधर जाएगा, तो संपीड़न और विलन का क्षेत्र बनेगा कि नहीं बनेगा। तो यहाँ पर ये कण था, इधर गया, इधर ज़्यादा यदि वाइब्रेट हुआ, इसका मतलब उसमें विक्षोभ ज़्यादा हो रहा है, तो वो आयाम कहलाएगा। कितना ज़्यादा वो वाइब्रेट हो रहा है। किसी माध्यम में मूल स्थिति के दोनों और अधिकतम विक्षोभ को, मूल स्थिति के दोनों और अधिकतम विक्षोभ हुआ, तो वो तरंग का एक तरीके से आयाम है, वो आयाम है। अधिकतम विक्षोभ वो एक तरीके से आयाम है, जो विक्षोभ हो रहा कण का आयाम कहते हैं। इसे ए से डिनोट करते हैं, एम्पलीट्यूड, आयाम। ध्वनि के आयाम को मापने वाली इकाई को डेसिबल के रूप में जाना जाता है। तो ध्वनि की तीव्रता आयाम ये डेसिबल में आप मापते हो। ध्वनि की प्रबलता अथवा मृदुता मूलतः उसके आयाम से ज्ञात होती है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट कीजिएगा यहाँ पर। ध्वनि कितनी प्रबल है, कितनी लाउड है ध्वनि, ठीक, कितनी जोर से ध्वनि आ रही है। अब एक वाद्य यंत्र से मान लेते हैं आप बांसुरी से ध्वनि निकाल रहे हो। अब बांसुरी की ध्वनि तो वो एक जैसी रहेगी, है। ध्वनि हो सकता है ध्वनि थोड़ी जोर से सुनाई दे और धीमी सुनाई दे, है वो उसी सेम फ्रीक्वेंसी की ध्वनि रहेगी, यानी पिच सेम रहेगी। ध्वनि की, बांसुरी की ध्वनि की पिच है वो एक जैसी है, चाहे उसे आप जोर से बजाओ, चाहे उसे आप धीमा बजाओ। धीमा सा उसमें हवा आप फूंक देंगे, पिच वही रहने वाली है। यानी जो साउंड की पतलापन या मोटापन, यानी गहरी है, पतली साउंड है, वो तो वही रहने वाली है, एक ही वाद्य यंत्र है। लेकिन लाउड ज़्यादा आपको सुनाई दे रहा है, लाउड ज़्यादा सुनाई दे रहा है। इसका मतलब आपने फूंक जोर से मारी तो कणों के कंपन बहुत तेजी से, कण कंपित हुए हैं, तो दूर तक विक्षोभ गए हैं, आयाम उनका बढ़ा है। तो कोई भी लाउड है साउंड है ना, उसका मतलब उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। ध्वनि की प्रबलता अथवा मृदुता धीमी कितनी, बहुत कभी कभार धीमा साउंड आपको बहुत प्यारा लगता है, मीठा लगता है, तो मृदुता है ना मूलतः उसके आयाम से ज्ञात होगी। धीमे बजा रहे हो तो उसका आयाम कम है। इसका मतलब यदि हम किसी मेज पर धीरे से चोट मारे तो हमें एक मृदु ध्वनि सुनाई देगी। मेज पर धीरे से अपन चोट मारेंगे, बिल्कुल अच्छी प्यारी मृदु साउंड सुनाई देगी। और हम कम ऊर्जा की ध्वनि तरंग उत्पन्न करते हैं इस केस में। यदि हम मेज पर जोर से चोट मारे तो वही ध्वनि बहुत प्रबल लाउड आपको ध्वनि सुनाई देगी। तो वो लाउडनेस किसके कारण आ रहा, वो आयाम के कारण आ रहा। कण ज़्यादा विक्षोभ पैदा कर रहे हैं, तो वो आयाम, वो एम्पलीट्यूड होता है जो आपको वेव में देखने को मिलता है। इस टाइप से जो वेव आगे बढ़ती है ना, ये जितना ऊंचा होगा तो एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा होगा। एक ये एम्पलीट्यूड हो गया, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है ना, वो एक तरीके से आयाम है। अब मान लेते हैं कोई और यहाँ पर एक वेव थी जिसका आयाम कम था, तो ये सेम वेव इस टाइप से है, ये कम आयाम की वेव है। वेव तो वही है, उसकी फ्रीक्वेंसी समान है कि नहीं है, यहाँ से यहाँ तक आई है, देखिए फ्रीक्वेंसी समान है। ये भी एक तरीके से रिंग बना है, एक संपीड़न है, एक विरलन, इसमें भी एक संपीड़न एक विरलन है। संपीड़न और विरलनों की संख्या समान है, इसका मतलब उसकी आवृत्ति समान है, लेकिन इसका आयाम समान है क्या, ये इतनी ऊपर है पहली वाली, तो इसका आयाम ज़्यादा, नीचे वाली का आयाम कम है। तो आवृत्ति सेम है, लेकिन आयाम ऊपर नीचे होने पर उसकी लाउडनेस का पता चलता है, कितनी जोर से वो ध्वनि प्रोड्यूस हो रही है। तो आयाम है, जैसे ए से डिनोट करते हैं, यानी माध्यम के कण का ज़्यादा विक्षोभ हो रहा तो आयाम ज़्यादा होगा। ध्वनि की प्रबलता और मृदुता का पता उसके आयाम से चलता है। ये चीज़ अपने क्लियर हो गई है। उत्पादक स्रोत से निकलने के पश्चात ध्वनि तरंग फैल जाती है। स्रोत से दूर जाने पर इसका आयाम तथा प्रबलता दोनों ही कम हो जाते हैं। जैसे जैसे ध्वनि आगे बढ़ेगी, दूर जाएगी, जहाँ से प्रोड्यूस हुई है, दूर स्थान, यहाँ से मान ला ध्वनि स्रोत है, तो आगे बढ़ती बढ़ती उसकी जो आयाम है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगी, लेकिन उसका आयाम चेंज हो जाएगा। पहले इस प्रकार इतनी थी, फिर ऐसे 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 हो जाएगा। आयाम है ना, यानी उसका जो लाउडनेस है, जो सुनाई धीरे धीरे कम देगा, फ्रीक्वेंसी तो वही रहने वाली है, ठीक है, आवृत्ति नहीं चेंज होगी। प्रबल ध्वनि अधिक दूरी तक चल सकती है क्योंकि ये अधिक ऊर्जा है। प्रबल ध्वनि है, इसका मतलब कणों के मध्य कंपन ज़्यादा हुआ है, यानी उसमें ऊर्जा ज़्यादा भरी गई है। ऊर्जा ज़्यादा भरी है तो वो बहुत आगे तक बढ़ेगी, लंबी दूरी तय करेगी। जिसमें ऊर्जा कम है तो कम ही जाएगी ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो तरंग का जो विक्षोभ पैदा हो रहा है, एक प्रबल ध्वनि है, एक मृदु ध्वनि है। मृदु ध्वनि में देखिएगा ये जो चीज़ हाइट है ना, ये एक तरीके से मृदु में कम है, प्रबल में ज़्यादा है, बाकी फ्रीक्वेंसी वो सेम रहती है। यहाँ से ये चीज़ क्लियर है। अब देखते हैं यहाँ पर टिम्बर।
टाइम्बर, गुणता जिसे आप बोलेंगे, साउंड की क्वालिटी कैसी है, साउंड कैसी क्वालिटी की है, तो वो गुणता है। साउंड की क्वालिटी से आपको पता चलता है मीठी साउंड है या फिर नॉइज वहाँ पर ज़्यादा है, कर्णप्रिय नहीं है, सुखद नहीं है। गुणता, अब गुणता दो चीज़ है, एक प्रबलता, एक तारत्व। गुणता ध्वनि की एक विशेषता जिसके कारण समान प्रबलता और समान तारत्व की ध्वनि के बीच अंतर करना संभव है। बहुत बार ऐसा होता है ध्वनि का जो लाउडनेस है, दो अलग अलग ध्वनि है, ठीक है, उनका लाउडनेस समान, दोनों ध्वनि समान रूप से लाउडनेस है, यानी जो प्रबल ध्वनि है, लाउड है, कितनी जोर से जो ध्वनि आ रही है वो दोनों का लाउडनेस समान। और यहाँ पर इवन पिच भी समान, तारत्व भी समान। पिच का मतलब ये है एक तरीके से फ्रीक्वेंसी मैं कह सकता हूँ, दोनों की फ्रीक्वेंसी भी समान, लाउडनेस भी समान। पिच का मतलब जो पतली ध्वनि और मोटी ध्वनि होती है वो पिच, एक तरीके से ज़्यादा पिच है इसका मतलब वो पतली है, कम पिच है इसका मतलब मोटी है। तारत्व भी समान, लाउडनेस भी समान। अब आपको दोनों ध्वनि को अलग करना है कि कौन सी ध्वनि किससे आ रही है। उस केस में आप देखेंगे उसकी क्वालिटी देखेंगे, गुणता आप देखेंगे। एक नया यहाँ पर अभिलक्षण आता है क्वालिटी, गुणता का, जिसे आप टेम्ब्रे बोलते हो। तो गुणता को साउंड क्वालिटी के रूप में आप परिभाषित करते हो और ये अंतर कर पाता है। एग्जाम में सवाल पूछा हुआ है कि कोई ध्वनि है समान प्रबलता की और समान तारत्व की ध्वनि है, इनके बीच में अंतर करना, तो ध्वनि का कौन सा अभिलक्षण काम में लिया जाएगा, तो आप वो गुणता, तारत्व और पिच और लाउडनेस समान है तभी उसकी गुणता, आप क्वालिटी देखेंगे कौन सी क्वालिटी की साउंड है। गुणता में यहाँ पर देखा जाता है एक टोन देखी जाती है, एक नोट देखा जाता है। जब गुणता में एकल आवृत्ति की ध्वनि हो, मैंने कहा कि आवृत्ति समान है, आवृत्ति समान है मान लेते दोनों में एकल आवृत्ति है, ठीक है, एकल आवृत्ति की ध्वनि है, उसकी उसको क्या कहेंगे, गुणता में एकल आवृत्ति की ध्वनि को टोन कहेंगे। एकल आवृत्ति की ध्वनि इसका मतलब उसे कहेंगे टोन है, वो क्या है, टोन है। एकल आवृत्ति की ध्वनि, आगे सवाल आएगा, स्वर का सवाल आएगा, एग्जाम्पल का सवाल है। अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को नोट कहते हैं। जहां पर बहुत सी आवृत्तियों का मिक्सर हो चुका है और उससे जो साउंड प्रोड्यूस हुई उसे आप स्वर कहेंगे, नोट कहेंगे। जब अनेक आवृत्तियों का मिश्रण हो गया, अलग अलग आवृत्ति मिक्स होने पर जो साउंड प्रोड्यूस होगी ना वो स्वर होगा। क्या होगा, स्वर होगा। और ये सुनने में सुखद होता है, स्वर अच्छा लगता है सुनने में। इसके सापेक्ष एक शोर होता है, नॉइज होती है, जो कर्णप्रिय नहीं होता, सुनने में सुखद नहीं होता। संगीत सुनने में सुखद होता है जबकि कर्णप्रिय जो शोर वो नहीं होता है। शोर है ना वो सुनने में आपको अच्छा नहीं लगेगा, संगीत अच्छा लगेगा क्योंकि वो एक स्वर है, इसमें विभिन्न अनेक आवृत्तियों का मिश्रण होकर स्वर बन गया है, जिसे आप नोट कहते हो। तो एग्जाम में आगे सवाल पूछा गया है निम्नलिखित में से स्वर क्या, तो आप कहेंगे अनेक आवृत्तियों का मिक्सर स्वर है। एकल आवृत्ति, ऑप्शन में एकल आवृत्ति भी रहेगा। एकल आवृत्ति को स्वर नहीं कहते, टोन कहते हैं। अनेक आवृत्ति को नोट कहते हैं, ठीक है, ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। अब देखते हैं तरंग का वेग क्या होता है। वेग यानी स्पीड, कितनी स्पीड से तरंग आगे बढ़ रही है। तरंग के किसी बिंदु जैसे एक संपीड़न और एक विरलन द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी। एक संपीड़न से एक विरलन में आने में तरंग कितनी तेजी से आगे बढ़ी है, तो एक संपीड़न तथा एक विरलन द्वारा, कोई भी संपीड़न आगे बढ़ रहा है या विरलन आगे बढ़ रहा है, तो एकांक समय में यानी एक सेकंड में वो कितनी डिस्टेंस तय कर रहा है, वो उसका वेग हो जाएगा। यानी एकांक समय में दूरी बटा समय, वेग वही हो जाएगा। वेग जिसे आप v से डिनोट करते हो। दूरी आपको पता है, तरंग, ध्वनि की तरंग को लैम्डा में दूरी होती है। एक संपीड़न से दूसरे संपीड़न के मध्य की दूरी, एक सुरंग से दूसरे सुरंग के मध्य की दूरी, वो उसका क्या हो गया, लैम्डा हो जाएगा। लैम्डा दूरी बटा, अब देखिए वेग यानी दूरी बटा समय, कितना समय लिया है एक संपीड़न से सेकंड, जो क्रमागत दो संपीड़न होते हैं ये वेव है, ठीक है। यहाँ से मान लेते ये संपीड़न, ये संपीड़न, इसके बीच में कोई संपीड़न आया नहीं आया, ये विरलन है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में लैम्डा जो दूरी तय हुई है, कितनी, लैम्डा मीटर दूरी, और यहाँ से यहाँ पर आने में समय कितना लगा, मान लेते हैं टी समय लगा है। तो लैम्डा अपॉन टी है ना, ये हो जाएगा उसका वेग। वेग बराबर लैम्डा अपॉन टी, और फिर 1/t को आप म्यू आवृत्ति कह सकते हो जो उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये चीज़ ऑलरेडी अपन बता चुके। तो वेग बराबर क्या होता है, एक तरीके से आप कह सकते हो तरंग दैर्ध्य गुणा आवर्ती भी होता है। वेग बराबर तरंग दैर्ध्य गुणा आवर्ती। किसी माध्यम के लिए समान भौतिक परिस्थितियों में ध्वनि का वेग सभी आवर्तियों के लिए लगभग स्थिर रहता है। अब देखिए ये बोल रहा है ध्वनि का वेग लगभग स्थिर रहता है, यानी एक माध्यम में ध्वनि का जब भौतिक परिस्थितियां समान हो, ताप वगैरह, उस केस में अब ताप का डिपेंड करता है ध्वनि का वेग में। तापमान काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, लेकिन तापमान वगैरह भौतिक परिस्थितियां एक जैसी हो तो एक माध्यम, कोई भी एक माध्यम, कांच हो गया, पानी हो गया, ठीक है, वायु हो गई। अब वायु में ध्वनि का वेग फिक्स होता है, एक तापमान पर वायु में ध्वनि का वेग फिक्स रहेगा, चाहे आवृत्ति चेंज हो रही हो, सभी आवृत्तियों के लिए जो भी अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। लेकिन एक माध्यम में ध्वनि का वेग हो गया वो हमेशा फिक्स रहेगा,
बशर्ते है कि भौतिक परिस्थितियां एक जैसी होनी चाहिए, ताप दाब एक जैसे होने चाहिए और एक माध्यम में ध्वनि का वेग हमेशा फिक्स रहेगा। आवृत्ति लगभग कोई भी हो, सभी आवृत्तियों के लिए जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं उनके लिए लगभग ध्वनि का वेग वो फिक्स रहेगा एक माध्यम के लिए। ये चीज़ ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पर ये इतनी फ्रीक्वेंसी है, मान लेते कम फ्रीक्वेंसी है, ये कम फ्रीक्वेंसी थी, अब ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का भी ले लेते हैं एक वेव जिसमें बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक आने में जो समय लगा है ना वो तो फिक्स है, टी समय लगा है यहाँ से यहाँ पर आने में, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको पता है फिक्स है। चाहे लैम्डा ये वाला ले लो या फिर लैम्डा यहाँ से यहाँ ले लो, लेकिन यहाँ से आने में समय ज़्यादा लगेगा, यहाँ पर समय कम लगेगा, तो रेशियो वही रहने वाला है, यानी एक तरीके से वेग वही रहने वाला है। चाहे आपकी आवृत्ति कुछ भी हो, एक माध्यम में वेग हमेशा फिक्स रहेगा, वो आवृत्ति पर डिपेंड नहीं करता। ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। ध्वनि की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ये एक नई चीज़ आई है। तीव्रता क्या है? किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। 1 सेकेंड में कितनी ध्वनि ऊर्जा गुजर रही है, एक क्षेत्रफल ले लिया कि इस क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में ध्वनि ऊर्जा कितनी गुजर रही है, ध्वनि ऊर्जा कितने जूल की ध्वनि आगे बढ़ रही है, कितने, तो वही ध्वनि ऊर्जा, ध्वनि की तीव्रता ध्वनि ऊर्जा से परिभाषित होती है, ध्यान रखना। 1 सेकेंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा ध्वनि की तीव्रता है, इंटेंसिटी है, यानी कितनी ध्वनि की ऊर्जा, जितनी ज़्यादा ध्वनि की ऊर्जा गुजर रही है 1 सेकेंड से, इसका मतलब कहीं न कहीं उसका आयाम वगैरह ज़्यादा है। ठीक है, ध्वनि का आयाम ज़्यादा, उसकी ऊर्जा ज़्यादा है, आयाम आवृत्ति का संबंध नहीं है। आयाम ज़्यादा होने से उसकी ऊर्जा ज़्यादा हो जाएगी, यानी ऊर्जा ज़्यादा गुजरेगी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में, तो वो ध्वनि की इंटेंसिटी है। प्रबलता, ध्वनि के लिए प्रबलता कितनी लाउड है ध्वनि है, जोर से कितनी है, ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप है। प्रबलता से आपके कानों कितने जोर से आपके कान सुन सकते हैं। यद्यपि दो ध्वनियाँ समान तीव्रता की हो सकती है, सेम इंटेंसिटी की दो ध्वनियाँ, यानी एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल से सेम ऊर्जा की ध्वनि, दो ध्वनि आगे बढ़ रही है, तीव्रता की हो सकती है, फिर भी एक को दूसरे के सापेक्ष अधिक प्रबल ध्वनि के रूप में सुन सकते हैं। दोनों की तीव्रता समान है ध्वनि की, उसके बावजूद प्रबलता समान नहीं होगी। तो प्रबलता और तीव्रता दोनों ही सिनोनिम मत मान लेना कि पर्याय है। प्रबलता यानी लाउड ध्वनि, उसका मतलब तीव्रता ज़्यादा है, ये कतई नहीं है। तीव्रता ज़्यादा का मतलब लाउडनेस नहीं है। यहाँ पर बोल रहा है कि दोनों की तीव्रता समान है, उसके बावजूद एक प्रबल है दूसरी नहीं है। वो डिपेंड करता है आप कान कितने संवेदनशील है उस ध्वनि के प्रति, वो प्रबलता डिफाइन हो जाएगी वहाँ से, तीव्रता से नहीं होगी। तीव्रता और प्रबलता दोनों ही अलग अलग चीज़ है, ये भी क्लियर हो जाना चाहिए। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल देखते हैं। आपको पता है ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, बिना माध्यम के ध्वनि आगे नहीं बढ़ती है। और एक चीज़ और बताइए, ध्वनि की जो वेग होता है ना, वेग वो एक माध्यम के लिए फिक्स होता है, भौतिक परिस्थितियाँ यदि समान हो, आवृत्ति पर डिपेंड नहीं करता ध्वनि का वेग, ये चीज़ बता दी है। वेग डिपेंड करता है भौतिक परिस्थिति, तापमान वगैरह पर करता है, बाकी एक माध्यम का वेग यदि तापमान स्थिर है तो फिक्स रहेगा। किसी माध्यम में ध्वनि एक निश्चित चाल से संचित होती है, बशर्ते भौतिक परिस्थितियाँ समान हो तो उसका वेग फिक्स रहेगा, ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से बहुत कम है, यानी प्रकाश का वेग है ना वो ध्वनि से वेग से बहुत ज़्यादा, ध्वनि की स्पीड कम है, प्रकाश का वेग ज़्यादा है। इसीलिए तो जब पटाखे या तड़ित के गर्जन की ध्वनि प्रकाश की चमक दिखाई देने के बाद, बहुत बार आप देखते हो ना आकाश में बिजली चमकती है जिसे तड़ित बोलते हो, चमक पहले दिखाई देगी। क्यों दिखाई दे रही? प्रकाश पहले अपने पास है, यानी प्रकाश का वेग ज़्यादा था। चमक दिखने के काफ़ी देर बाद आपको गूंज सुनाई देगी, ध्वनि सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि ध्वनि का वेग धीरे था, धीरे धीरे अपने पास आया। तो घटना एक साथ हुई, लेकिन प्रकाश का वेग ज़्यादा था तो अपने पास जल्दी अपन देख पाए। तो यहाँ पर ध्वनि की चाल है वो प्रकाश की चाल से बहुत कम है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल माध्यम के ताप पर डिपेंड करती है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार डिपेंड करती है? तापमान पर। ध्वनि की चाल मुख्यतः संचित होने वाले माध्यम की प्रकृति और ताप पर निर्भर करती है। माध्यम में ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? उस माध्यम की क्या प्रकृति है, माध्यम का ताप क्या है। जब हम ठोस से गैसीय अवस्था की ओर जाते हैं तो ध्वनि की चाल कम हो जाती है, यानी ध्वनि की चाल पदार्थ की 3 अवस्था, जो ठोस,
द्रव और गैस में जब देखी तो ठोस में ध्वनि बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी, द्रव में धीरे धीरे, गैस में बहुत धीरे। यानी सबसे ज़्यादा ध्वनि तेजी से चलती है ना, उसकी चाल स्पीड सबसे तेज रहती है ना, वो ठोस में रहती है, उसके बाद द्रव में, और सबसे कम गैसेज में रहती है। किसी भी माध्यम में ताप बढ़ाने पर ध्वनि की स्पीड भी बढ़ जाती है। ताप बढ़ा रहे हो वहाँ पर ध्वनि की स्पीड बढ़ जाएगी, ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। किसी भी माध्यम में ताप बढ़ाने पर, जैसे कि वायु की ध्वनि की चाल आपको पूछ लें 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, अब वायु की चाल आप अलग अलग देखते हो, कहीं कहीं 331 देखते हो, कहीं कहीं 344 देखते हो। ये क्या चीज़ है? ये तापमान की चीज़ें हैं सारी। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल है ना वायु में, किसमें? वायु में। माध्यम क्या? वायु है। तो माध्यम में ध्वनि की चाल तो फिक्स रहती है। मैंने कहा ना कि एक माध्यम में ध्वनि की चाल फिक्स रहेगी, बशर्ते कंडीशन है कि तापमान फिक्स हो। 0 डिग्री आपने एक फिक्स टेम्परेचर ले लिया, स्थिर टेम्परेचर ले लिया, उस केस में वायु में ध्वनि की चाल डिटेक्ट हुई तो वो 331 मीटर पर सेकेंड थी। अब जैसे ही आपने तापमान बढ़ा के 0 से 22 कर दिया तो उस केस में क्या 331 रहेगी? माध्यम तो वही वायु है, माध्यम चेंज नहीं कर रहे, उसके बावजूद यहां पर आपने तापमान चेंज किया तो ध्वनि की स्पीड है वो बदल गई, वो बढ़ गई। जब जब तापमान आप बढ़ाएंगे माध्यम का, उस केस में ध्वनि की स्पीड बढ़ेगी। ध्यान रखना, तापमान और स्पीड समानुपाती आप कह सकते हो। तो यहां पर 22 डिग्री सेंटीग्रेड जब माध्यम वायु का तापमान कर दिया, उस केस में ध्वनि की जो चाल है, स्पीड है, वो 344 मीटर पर सेकेंड हो गई। अब ध्वनि की चाल का क्रम ठोस तरल गैस का आपको बता दिया है। अभी आप देख सकते हो अलग अलग माध्यम में ध्वनि की जो अलग अलग स्पीड है, जैसे यहाँ पर ये सभी ठोस है। अब इसको याद रखना थोड़ा मुश्किल है, बाकी आप यहाँ इस बात का ध्यान रखिएगा, ठोस में भी एल्यूमिनियम में स्पीड ज़्यादा होती है। एक 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ये बात हो रही है। 25 डिग्री जब तापमान फिक्स कर दिया, अब यहाँ पर एक माध्यम एल्यूमिनियम, एक माध्यम ले लिया, उस केस में एल्यूमिनियम ये स्पीड फिक्स हो गई। इसी प्रकार निकल जब माध्यम लिया तो निकल में स्पीड कम होती है एल्यूमिनियम से। ध्यान रखना, एल्यूमिनियम की स्पीड ज़्यादा है, उसके बाद निकल की स्पीड है। निकल से कम होती है स्टील की, स्टील से कम होती है यहाँ पर ध्वनि की स्पीड लोहा में, लोहा से कम होती है पीतल में, पीतल से कम होती है कांच में। तो सबसे अधिक यहाँ पर स्पीड आपको किस में दिख रही है? ठोस में, एल्यूमिनियम में दिख रही है। तो ये क्रम आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में क्रम पूछ लें तो कांच में स्पीड है एक तरीके से ज़्यादा से, आप देखेंगे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद निकल में, निकल के बाद स्टील में, स्टील के बाद लोहा में। ध्यान रखना, स्टील में ध्वनि की स्पीड ज़्यादा होती है, लोहा में कम होती है। अब लोहा से भी कम पीतल में होती है, ठीक है, ये चीज़ हो जानी चाहिए। अब द्रव का लिक्विड में देखते हैं। लिक्विड में जो समुद्री जल है ना, उसमें स्पीड ज़्यादा होती है ध्वनि की। समुद्री जल में 1531 मीटर पर सेकेंड होती है। इसके सापेक्ष जो अपन डिस्टिल वाटर लेते हैं जिसका पीएच 7 होता है, उसमें स्पीड 1498 कम होती है अपेक्षा करते हैं। अब शराब ले लिया आपने, एथेनॉल जो पीते हैं शराब, ड्रिंकेबल शराब, ये आपका जहरीला शराब है मेथेनॉल। तो एथेनॉल में उससे कम मेथेनॉल में होती है। जैसे जैसे कार्बन की संख्या कम हुई तो ध्वनि की स्पीड भी कम हो गई। तो एथेनॉल में ध्वनि की स्पीड ज़्यादा, मेथेनॉल में कम होती है। उससे ज़्यादा अशुद्ध जल में है और सबसे ज़्यादा समुद्री जल में है जब आप दरों की बात हुई। इसी प्रकार गैसेज की देखेंगे, हाइड्रोजन में आप देखिएगा ध्वनि की स्पीड यहाँ पर सर्वाधिक है। हाइड्रोजन के बाद में जो हीलियम है उसमें है। अब वायु में आपने देखा 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर यहाँ पर 344 है, बाकी 0 पर आपने 331 देखा, 22 पर आपने 344 देखा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा ध्वनि की स्पीड वायु में बढ़ी है, 346 हो गई जब 25 डिग्री है। ऑक्सीजन की स्पीड 316 है, सल्फर डाइऑक्साइड की 213। तो यहाँ से आपको पता चलेगा, काफ़ी बार पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से सही क्रम क्या है ध्वनि की स्पीड का, ठोस तरल गैस का अलग अलग, ये चीज़ आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट अपन एक नया टर्म आता है ध्वनि बूम। बूम हो रहा, सोनिक बूम आप कहेंगे। ध्वनि बूम कैसे हो रहा है? तो ध्वनि बूम का मतलब ये हुआ एक तरीके से सोनिक बूम एक ध्वनि है जो शॉक तरंगों से जुड़ी होती हैं, जो तब उत्पन्न होती है जब कोई वस्तु ध्वनि की गति से भी तेज गति से हवा में यात्रा करती हो। हवाई जहाज आगे बढ़ती है ना, हवाई जहाज काफ़ी दूर चली जाती है, उसकी साउंड बाद में आती है, क्योंकि हवाई जहाज की स्पीड है साउंड से ज़्यादा है। तो जब जब कोई ऑब्जेक्ट आगे बढ़ रहा है, उसकी स्पीड ज़्यादा है ध्वनि से ज़्यादा स्पीड है, तो वहाँ पर ध्वनि बूम आपको सुनाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब कोई वस्तु ध्वनि की गति से तेज गति से हवा में आगे यात्रा करता है, ध्वनि से तेज गति से यात्रा करता है, उस केस में ध्वनि बूम का कंसेप्ट आता है। ध्वनि से तेज स्पीड किसकी है? जब कोई पिंड ध्वनि की चाल से अधिक तेजी से गति करता है, उसे प्राध्वनिक चाल से चलता हुआ अपन कह सकते हैं। यानी ध्वनि से ज़्यादा स्पीड वो है प्राध्वनिक, ध्वनि से परे है, ध्वनि के पार कर गया वो ध्वनि को। गोली है, गोली की स्पीड है बहुत तेज है, ध्वनि से तेज है। जेट वायुयान जो आकाश में उड़ते हैं, वो उस काफ़ी दूर जाने के बाद अपन को साउंड सुनाई देते हैं, उनके ऑब्जेक्ट की स्पीड ज़्यादा, वो ध्वनि बूम है एक तरीके से। जब ध्वनि उत्पादक स्रोत जैसे जेट वायुयान से ध्वनि उत्पादित होती है, ध्वनि की चाल से अधिक तेजी से गति करता है, उत्पादक स्रोत जेट वायुयान ध्वनि की चाल से अधिक तेज से गति करता है, तो वायु में प्रघाती तरंगे उत्पन्न करता है। ध्वनि बूम की स्थिति में कैसी तरंगे उत्पन्न होती? प्रघाती तरंगे होती है। और ये प्रघाती तरंगे इतनी तीव्र होती हैं कि ये खिड़कियों में शीशों को तोड़ सकती है,
दरार आ सकती है दीवारों में। प्राधावनिक वायुयान से उत्पन्न इस ध्वनि बूम में इतनी ऊर्जा होती है कि खिड़कियों के शीशों को ये तोड़ सकती है, क्योंकि ये प्रघाती तरंगें होती हैं जो प्राधावनिक होती हैं। वायु में ध्वनि की स्पीड से तेज चलने वाले ऑब्जेक्ट के द्वारा ये प्रोड्यूस की जाती हैं और इसके द्वारा प्रघाती तरंगों में ऊर्जा बहुत होती है, सो ये शीशों को भी तोड़ सकती है। ये ध्वनि बूम में इस प्रकार का कंसेप्ट देखने को मिलता है। अब बात करते हैं ध्वनि का प्रावर्तन। ध्वनि का प्रावर्तन तब होता है जब ध्वनि तरंगें किसी ठोस या तरल की सतह से टकराकर वापस आ जाती है, उस केस में आपको ध्वनि का प्रावर्तन देखने को मिलता है। अब प्रावर्तन सभी को पता है, प्रकाश का प्रावर्तन वगैरह है, आपको पता है। प्रावर्तन यानी टकराकर वापस आना। जैसे एक दीवार थी, कोई एक ध्वनि उत्पादित करने वाले स्रोत से ध्वनि निकली, इस दीवार से टकराई, वापस उसी माध्यम में लौट आई, दीवार से टकराई वापस आ गई, दीवार से टकराई वापस आ गई, उस स्रोत की साइड आ गई। तो ध्वनि का टकराकर वापस आना जिस ठोस या तरल है, अब तरल ठोस जरूर नहीं दीवार हो, पानी से भी टकरा सकती है, तरल से भी टकराकर वापस आ जाए ना, वो ध्वनि का प्रावर्तन होगा। ध्वनि का प्रावर्तन जैसे प्रतिध्वनि है जो आपको इको सुनाई देता है, ठीक है। प्रतिध्वनि काफ़ी बार इको बहुत आता है, नहीं रूम खाली है और आप कुछ भी बोल रहे हो, वो ध्वनि गूंज रही है, गूंजना इको यानी गूंज रहा है। गूंज क्यों रही? क्योंकि अपनी आपकी ध्वनि बार बार दीवारों से, बंद रूम खाली रूम है एकदम, तो कोई अवशोषित नहीं कर रहा है। यहाँ से आप बोले तो यहाँ से ये टकराई, इधर से इधर गई, चारों तरफ टकरा कर इस प्रकार टकराती रहती है और गूंजती रहती है, ध्वनि काफ़ी देर तक बनी रहती है। वो इको के कारण, वो ध्वनि के प्रावर्तन के कारण होता है। मान लेते हैं कि रूम कहीं ना कहीं कुछ वस्तुओं से भरा हुआ है, तो वस्तुओं से भरा हुआ है तो वो वस्तुएं उस ध्वनि को अवशोषित कर देगी, इतनी टकरा कर वापस नहीं आने देगी, सो इको कम होगा। जब भी आप देखते हो खाली रूम में साउंड ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, प्रतिध्वनि ज़्यादा आपको सुनाई देती है, इको ज़्यादा होता है, गूंज ज़्यादा होती है। और जब रूम को कुछ आप चीज़ों से भर देंगे, उस केस में वो ध्वनि को अवशोषित कर देंगे, तब आपको इको गूंज कम सुनाई देगी। ध्वनि का प्रावर्तन प्रकाश के प्रावर्तन की तरह ही होते हैं। जो प्रकाश के प्रावर्तन का नियम है वही ध्वनि का प्रावर्तन का नियम फॉलो करता है। प्रकाश का प्रावर्तन का नियम आप देखते हो ना, जो आपतित प्रकाश की किरण, प्रावर्तित प्रकाश की किरण, अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण और प्रावर्तन कोण बराबर होते हैं, स्नेल का नियम। वही सेम नियम प्रावर्तन, ध्वनि प्रावर्तन के नियम भी है। यानी ध्वनि के आपतन होने की दिशा, जैसे कि ध्वनि यहाँ से मान लेते हैं आपतित हुई है, ये ध्वनि आपतित हुई है, तो आपतन होने की दिशा है ये डायरेक्शन, ठीक है। प्रावर्तन होने की दिशा, वहां से टकरा कर वापस आई है। प्रावर्तक सतह, ये प्रावर्तक सतह, खींचे गए अभिलंब, ये अभिलंब आप प्रावर्तक सतह के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाते हो। अभिलंब से समान कोण बनाते हैं, तो ये अभिलंब से समान कोण बनाएंगे यहाँ से यहाँ तक, और ये तीनों एक ही तल में, सभी एक ही तल में हैं। तो ये प्रावर्तन का नियम है कि जो आपतन, ध्वनि का आपतन कोण आई और ध्वनि का प्रावर्तन कोण, ये आपतन और प्रावर्तन कोण है, इस सतह से नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना। आपतन और प्रावर्तन कोण है ना, ये इस अभिलंब के साथ होते हैं। अभिलंब जो सतह से 90 डिग्री कोण पर है ना, तो इसके साथ में आपतन कोण है और इसके साथ में ही प्रावर्तन कोण है, ये दोनों ही इक्वल होते हैं। ये प्रावर्तन का नियम आगे एक न्यूमेरिकल के सवाल में काम आएगा। तो ये चीज़ आपने देखी, प्रावर्तन के कारण ही इको प्रोड्यूस होता है। इको जो प्रतिध्वनि है ना, प्रतिध्वनि गूंज है ना, किसी उचित प्रावर्तक वस्तु जैसे किसी इमारत, पहाड़ के निकट यदि आप जोर से चिल्लाए, पहाड़ी में आप पहाड़ी इलाके में जाएंगे, पहाड़ों के बीच में आप जब जोर से चिल्लाएंगे ना, कुछ देर बाद वही आपकी ध्वनि सेम सुनाई देगी। ताली बजाएंगे तो कुछ समय पश्चात वो ध्वनि आपके पास लौट कर आएगी, आप उसे सुनेंगे। आपको सुनाई देने वाली ये ध्वनि कुछ देर बाद जो आ रही है वो प्रतिध्वनि है। अब याद रखना, इको के लिए कम से कम 0.1 सेकंड का समय होना चाहिए। आप बोल रहे हो, ध्वनि तुरंत आ गई, यानी बहुत तुरंत, 0.1 सेकंड से पहले भी आ गई, तो आपको सुनाई देगी क्या? कानों में स्पष्ट रूप से जैसे ही बोले साथ साथ वो ध्वनि वापस आ गई। तो आप बोल रहे हो और ध्वनि भी उसी समय वापस आ रही, तो कैसे इको प्रोड्यूस होगा, कैसे प्रतिध्वनि होगी? कम से कम आपके कान को जो आप बोले हैं वापस उस ध्वनि को सुनना है, तो थोड़ा समय तो लगेगा। ध्वनि यहाँ से टकराई वापस आई, तो कम से कम 0.1 सेकंड का समय आपको देना पड़ेगा, तभी आपका कान है वो उस ध्वनि को सही स्पष्ट रूप से डिटेक्ट कर पाएगा कि ये जो मैं बोला हूँ या फिर जो ध्वनि मूल स्रोत से आई है, उसके बाद वो एक तरीके से डुप्लीकेट ध्वनि वापस कॉपी हुई है उस ध्वनि की प्रावर्तन के बाद, उसके हेतु एक 0.1 सेकंड का समय है वो तो बनता है। हमारा मस्तिष्क इस प्रकार से बना हुआ है कि कम से कम 0.1 सेकंड का गैप होगा, तभी वो उस ध्वनि को सुन पाएगा। यानी बहुत तीव्रता से ध्वनि टकरा कर वापस आ गई तो वो इको प्रोड्यूस होगा ही नहीं, क्योंकि अपना दिमाग उसको सुनेगा ही नहीं, कान सुनेगा ही नहीं। तो स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि जो स्रोत से ध्वनि प्रोड्यूस हुई है, उत्पन्न हुई है, तथा टकरा कर वापस आने वाली ध्वनि, इनके मध्य जो गैप है ना, कम से कम 0.1 सेकंड का होना चाहिए। जैसे ही ध्वनि आपने छोड़ी, हेलो बोला और वापस टकरा कर वो हेलो वापस आप तक सुनाई दे, इसे तो 0.1 सेकंड का आपको गैप लेना पड़ेगा। और अब आप एक और कंसेप्ट देखते हैं,
आप मान लेते हैं ये दीवार थी, यहाँ से ध्वनि को टकराना था, आप इसके बहुत नज़दीक खड़े हो और कुछ भी बोले तो इको नहीं सुनाई दिया, क्योंकि ये एक मिनिमम दूरी भी रहती है। जो स्रोत है ध्वनि को प्रोड्यूस कर रहा है और जिससे ध्वनि टकरा रही है, उनके मध्य एक गैप है ना, वो भी न्यूनतम होना चाहिए कि इससे कम गैप हुआ तो इको नहीं सुनाई देगा, क्योंकि 0.1 सेकंड से कम समय में वो वापस आ जाएगी ध्वनि। तो इको सुनने के लिए जो मिनिमम गैप है वो 17 मीटर का। वो 17 मीटर कहाँ से आएगा? 0.1 सेकंड का समय लगता है और कम से कम जो स्रोत उस ध्वनि को पैदा कर रहा है और जिससे टकरा रही है, उनके मध्य 17 मीटर का डिस्टेंस भी होना चाहिए इको को सुनने के लिए। ये चीज़ भी आपके दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए। अब देखिए ये 17 जो मैं बात बोल रहा हूँ 17 मीटर, ये कहाँ से आया? अब आपको बता दूं, यदि हम किसी दिए हुए तापमान लेते 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल है 344 मीटर पर सेकेंड। किसमें? हवा में चाल है। ये किसमें है? माध्यम हवा है। हवा में ध्वनि जब 22 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होगा तो एक फिक्स स्पीड से गमन करेगी। अब ध्वनि टकरा रही है, किसी अवरोधक तक जा रही है, परावर्तक सतह तक जा रही है, वहां पर परावर्तन के पश्चात वापस लौट रही है। मैंने कहा इको में कम से कम 0.1 सेकंड का समय होना चाहिए। ध्वनि जैसे ही प्रोड्यूस हुई 344 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ी और टकराई, वापस आई, जाने और आने में उस स्रोत तक 0.1 सेकंड का समय लगा है तो इको प्रोड्यूस हो जाएगा। इससे कम समय लगा तो इको नहीं होगा। तो टकरा कर जाने में, वापस आने में ध्वनि को यहाँ पर कितनी डिस्टेंस कवर की है? कम से कम 0.1 सेकंड की बात हो रही है। यानी 0.1 सेकंड में वो कितनी दूरी तय कर देगी टकरा कर वापस आने में। ठीक है, तो ये जो दूरी आपको पता है ना, दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। अब देखिए चाल आपको पता है 344 है, समय 0.1 सेकंड है। उस केस में ये दूरी निकल के आई, जब ध्वनि गई और वापस आई, कितनी दूरी तय की? जाने और आने में 34.4 मीटर। अब देखिए थोड़ी बदलाव हो सकता है, जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड में लेंगे तो यही 331 लेना पड़ेगा, 25 पे लेंगे तो ये 346 लेना पड़ेगा आपको। तो अलग अलग तापमान पर उसी माध्यम में अलग अलग स्पीड रहती है। अब जब 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर आने जाने में जो ध्वनि को समय लगा है ना 0.1 सेकंड में, जो मिनिमम इको के लिए वो 34.4 मीटर का है। आने जाने में है, केवल जाने में, यानी उस स्रोत की केवल दूरी कितनी हो जाएगी? इसकी आधी होगी, आने जाने में समय है। ठीक है, आने जाने में 34.4 मीटर है, केवल जाने में 17.2 मीटर इसका आधा हो जाएगा। यानी 0.1 सेकंड के लिए जब ध्वनि 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस स्पीड से 344 मीटर पर सेकंड आगे बढ़ रही है तो कम से कम इको के लिए 17.2 मीटर का गैप होना चाहिए। इसी टाइप से मैं कह सकता हूँ ये दूरी ताप के साथ बदल सकती है। ताप अलग हुआ तो ध्वनि की स्पीड अलग हो जाएगी उस माध्यम में। ठीक है, लेकिन लगभग यही 17 के आसपास रहती है। तो इको के लिए मिनिमम डिस्टेंस 17 मीटर और जो मिनिमम टाइम है 0.1 सेकेंड। ये चीज़ क्लियर हो गई आई थिंक। अब इस पर आधारित एक सवाल भी देख लेते हैं। उदाहरण का सवाल है, न्यूमेरिकल का सवाल है, इजी सवाल है। एक मनुष्य किसी खड़ी चट्टान के पास ताली बजाता है। अब चट्टान एज ए प्रावर्तक सतह का काम करेगी ध्वनि के लिए। वहां पर उन्होंने क्लैपिंग की, ताली बजाई, तो उसकी प्रतिध्वनि 2 सेकंड के पश्चात सुनाई दी। यानी 2 सेकंड के बाद वो ध्वनि लौटी तो स्पष्ट सुनाई दी ना। प्रतिध्वनि तो होगी क्योंकि 0.1 सेकंड में ही सुनाई देती तो प्रतिध्वनि हो जाती है। यहाँ पर काफी समय लिया 2 सेकंड का। तो यहाँ पर पूछा क्या है कि ध्वनि की चाल 346 से मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड वहां पर तापमान रहा होगा। तो चट्टान तथा मनुष्य के बीच की दूरी, वेरी इजी क्वेश्चन है। चट्टान और मनुष्य के बीच की दूरी आपको पता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब चाल यहां पर 346 है, समय कितना है? 2 सेकंड का ले रहा, तो 346 गुणा 2 692 मीटर। क्या ये करेक्ट आंसर है? नहीं है ये करेक्ट, क्योंकि ये ध्वनि के जाने और वापस आने में जो टोटल डिस्टेंस तय की है, ध्वनि गई और वापस आई, वो 692 मीटर। क्योंकि उसको कब सुनाई देगी ध्वनि? सुनाई उसे तब देगी जैसे यहाँ से मनुष्य ताली बजाई है, मनुष्य ने ही ध्वनि प्रोड्यूस की है। एक दीवार थी, चट्टान थी, उससे टकराई और वापस आई। वापस आने पर ही तो ध्वनि सुनाई देगी, टकराते ही थोड़ी सुनाई देगी। वापस आएगी तभी उसके कानों में आएगी ना। तो ये वापस आने में टोटल डिस्टेंस जो कवर की है 692 मीटर की है। तो केवल जाने जाने में, यानी यहाँ से मनुष्य और उस दीवार के मध्य की दूरी जाने जाने की, इसका आधा हो जाएगा। 692/2 करेंगे तो वो आपका 342 मीटर इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। इजी सवाल था। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है अनुरणन का। अनुरणन यानी रीवर्ब्रेशन। तो रीवर्ब्रेशन ये क्या चीज़ है? रीवर्ब्रेशन यानी ध्वनि बहुत बार परावर्तित हो रही है। किसी बड़े हॉल में उत्पन्न होने वाली ध्वनि दीवारों से बारंबार परावर्तन के कारण काफी समय तक बनी रहती। खाली हॉल है, बड़ा हॉल है, आप कुछ भी बोले हैं तो दीवारों से बार बार ध्वनि टकराते हुए उसी रूम में बनी रहेगी। काफी समय तक उसकी गूंज आपको सुनाई देगी, जब तक ये कम न हो जाए, उसके आयाम कम न हो जाए, एम्पलीट्यूड कम न हो जाए, जब तक ये आपको सुनाई देगी। तो ये बारंबार परावर्तन, बार बार ध्वनि उस दीवारों से टकरा कर उस रूम में बनी हुई है। जो ध्वनि निर्बंध होता
है, कोई भी कंट्रोल निर्बंध यानी स्वतंत्र ध्वनि आपको सुनाई देगी बार बार परावर्तन के बाद, वो अनुरणन कहलाता है। अनुरणन का मतलब ये कहीं न कहीं ध्वनि उस रूम में जिस भी सतह से बार बार टकरा रही है उसके कारण उसमें बनी हुई एक गूंज, वो अनुरणन है। अनुरणन को कम करने के लिए, इको को कम करने के लिए, रूम में गूंज को कम करने के लिए क्या करते हैं, दीवारों पर कुछ ऐसे अवशोषक पदार्थ है, रबड़ वगैरह, फाइबर बोर्ड वगैरह, खुरदरा प्लास्टर कर देंगे ताकि जो आप बोलते हो ना वो दीवार खुद उसको अवशोषित कर ले, ग्रहण कर ले, वापस उसको टकरा कर न भेजे। तो इस प्रकार का मटेरियल यूज किया जाता है ताकि इको कम से कम हो। इको कम यानी अनुरणन कम से कम होना चाहिए, यानी गूंज बनी नहीं रहनी चाहिए रूम में। जैसे ही उस दीवार से टकराई ध्वनि, मान लेते ये दीवार थी, मान लेते इस दीवार पे आपने कुछ ऐसा खुरदरा प्लास्टर कर दिया या फिर कुछ ऐसा फाइबर वाला रबड़ वगैरह लगा लिया, उस केस में ध्वनि आगे बढ़ी और यहाँ से टकरा कर इसी में मिल गई ध्वनि। ऐसा तो नहीं एक दिशा में आप बोल रहे हो ऐसे भी जाएगी ऐसे भी जाएगी, तो इस दीवार का तो जुगाड़ हो गया, ध्वनि अब यहाँ पर थोड़ी कम गूंज होगी, तो और 2 दीवार कवर करेंगे और कम होगी, चारों दीवारों को आप ढक देंगे, कहीं ना कहीं इस टाइप से यूज कर लेंगे इको को कम करने वाले, तो गूंज बनी नहीं रहेगी, अनुरणन नहीं रहेगा। अब ध्वनि के बहुल परावर्तन, जैसे कि यहाँ पर बार बार परावर्तन हो रहा है ना, ध्वनि इस रूम में बनी हुई है, यहाँ से यहाँ जा रही है, यहाँ से यहाँ जा रही है, और एक रूम में काफ़ी जब तक उसका एम्पलीट्यूड कम न हो जाए वो बनी रहेगी। तो ये अनुरणन यदि एक तरीके से बार बार बहुल परावर्तन ही तो है, ध्वनि का बार बार बारंबार परावर्तन, बहुल परावर्तन का भी उपयोग किया जाता है साइंस में, वो उपयोग देखते हैं। अब इसके उपयोग जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं वो ये आपको बता देता हूँ। मेगाफोन जो लाउड स्पीकर रहता है, हॉर्न है, तूर्य हैं, ये जो वाद्य यंत्र है तूर्य, शहनाई, सभी इस प्रकार बनाए जाते हैं कि ध्वनि सभी दिशाओं में फैले बिना केवल एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़े, एक विशेष दिशा में आगे जाएं। जैसे कि हॉर्न वगैरह होता है इस टाइप से उसकी शेप रहती है हॉर्न वगैरह की, जो एक डायरेक्शन में उस ध्वनि को आगे बढ़ाती हैं। यहाँ से ध्वनि प्रोड्यूस हुई है तो बार बार यहाँ से टकराती हुई ऐसे ही आगे बढ़ जाएगी। यदि ये एक शेप नहीं होती तो ध्वनि टकराती नहीं, जैसे ही आगे बढ़ती जिस भी डायरेक्शन में जाती आगे से आगे चारों तरफ चली जाती, तो ध्वनि की वहाँ पर प्रबलता, लाउडनेस है वो कम हो जाती, उसका एम्पलीट्यूड है वो कम हो जाता, और बार बार आप टकरा रहे हो तो यहाँ से ये टकराती हुई आगे बढ़ेगी एक ही डायरेक्शन में। तो ये बार बार टकराने से हुआ ना, यानी बारंबार परावर्तन के कारण हॉर्न वगैरह, शहनाई वगैरह हैं, ये लंबी दूरी तक उनकी आवाज़ है वो आगे बढ़ती है, इसलिए उनकी जो नली है वो आगे से शंक्वाकार होती है। इसी प्रकार एक और उसका उपयोग है स्टेथोस्कोप, जो डॉक्टर हैं स्टेथोस्कोप के द्वारा आपके हृदय की धड़कन वगैरह है वो डिटेक्ट करते हैं। तो ये एक चिकित्सा यंत्र है डॉक्टर के जो गले में रहता है ना स्टेथोस्कोप, जो आपके चेस्ट पर लगाया जाता है और उनके कानों में ईयरफोन की तरह जो 2 लीड्स होती हैं वहाँ से वो उनको सुनता है स्टेथोस्कोप के द्वारा। तो स्टेथोस्कोप जैसे कि ये आगे से इस टाइप से होता है और फिर वो आगे बढ़ते उनके कानों में जाएगी, तो यहाँ से जो ध्वनि आपके हृदय से आ रही है तो उसके इस प्रकार नली होती है ना, वो नली में बार बार ऐसे ध्वनि है वो बहुल परावर्तन के कारण आगे बढ़ती है, तो एक ही डायरेक्शन में उनके कानों तक वो पहुँच पाती हैं बारंबार परावर्तन के कारण। नेक्स्ट यहाँ पर इसका एक उपयोग है कंसर्ट हॉल में। आप देख पाते हो ये एक मान लेते हैं कंसर्ट हॉल है, इस कंसर्ट हॉल में दीवार इस टाइप से वक्राकार बनाई जाएगी, सीधी दीवार नहीं होगी, कर्व करके दीवारों को बनाया जाएगा। इस प्रकार कर्व करेंगे तो ध्वनि का बहुल परावर्तन होगा। सीधी दीवार है तो ध्वनि सीधी टकराएगी, और मान लेते हैं दीवार सीधी नहीं थी, इस टाइप से थी, ध्वनि ऐसे बार बार इनसे टकराएगी। तो ये कंसर्ट और सम्मेलन कक्ष है, सिनेमा हॉलों की सतह वक्राकार होती है। सतह कैसी होती है? वक्राकार होगी, टेढ़ी मेढ़ी, जिससे कि परावर्तन के पश्चात ध्वनि हॉल के सभी भागों में पहुंच जाए। इसका उद्देश्य क्या है? वक्राकार सतह रखी, इसका मतलब बार बार इधर से उधर टकरा कर सभी दिशाओं में टकरा कर आगे बढ़ेगी। इस प्रकार से वक्राकार सतह हुई तो मान लेते हैं यहाँ से ध्वनि गई तो वापस यहाँ से टकरा कर यहाँ पर चली गई है, दोबारा यहाँ गई तो यानी चारों दिशाओं में आगे बढ़ जाएगी। तो यह भी बारंबार परावर्तन का ही परिणाम है। मानव में ध्वनि की सर्वोच्चता की आवृत्तियों का औसत प्रास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। ये एक नई चीज़ आती है, सर्वोच्चता का परिसर क्या होता है, यानी हम सभी आवृत्ति की ध्वनियों को नहीं सुन सकते। ध्वनि की फ्रीक्वेंसी आपको बता दिया है। आवृत्ति का मतलब है कोई भी इकाई समय में कितने चक्कर, वो एक तरीके से कितने श्रृंग और घृत बनते हैं इकाई समय में। जैसे यहाँ से ध्वनि आगे बढ़ रही है, इकाई समय में बहुत सारे श्रृंग घृत बन गए तो आवृत्ति ज़्यादा है, केवल 1-2 ही बने श्रृंग घृत है, इस प्रकार ध्वनि आगे बढ़ गई, आवृत्ति कम है। तो इस प्रकार अपन क्या सभी आवृत्ति की ध्वनि सुन सकते हैं? नहीं, अपन सभी आवृत्ति की, यहाँ पर बार बार ये छोटे छोटे बन रहे हैं श्रृंग घृत, इसकी आवृत्ति ज़्यादा है इसका मतलब। इस प्रकार बहुत सारे छोटे छोटे बन जाएंगे तो उनको आप नहीं सुन पाएंगे।
यानी सभी आवृत्ति की ध्वनि अपन नहीं सुन पाएंगे। आप कौन सी आवृत्ति की ध्वनि सुन पाएंगे? आप 20 हर्ट्ज से लेकर 20 हर्ट्ज का मतलब कितने यहाँ पर दोलन हो रहे हैं एक सेकंड में? 20 दोलन हो रहे हैं। हर्ट्ज का मतलब 21 सेकंड में कितना वो दोलन कर रही है ध्वनि, और 20,000 यानी एक सेकंड में 20,000 दोलन हो रहे हैं एक तरीके से। मनुष्य में ध्वनि की श्रेयता का प्रेशर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है। अब 20,000 हर्ट्ज को यहाँ पर 20 किलो इस प्रकार हर्ट्ज भी लिखा हुआ देखने को मिल सकता है। मनुष्य में ध्वनि की श्रेयता का प्रेशर लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे तथा कुछ जंतु जैसे कुत्ते 25 किलो हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकते हैं। अब मैंने कहा कि मानव में 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, लेकिन जैसे आयु कम होती है ना, शुरुआत में बच्चे वगैरह होते हैं, वो 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा ध्वनि यानी 25,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकते हैं बच्चे। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा तो कानों की इतनी ज़्यादा सुग्राह्यपन या फिर कैपेसिटी नहीं रहेगी कि वो 25,000 हर्ट्ज तक सुन सकें। जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है तो ये अधिकतम फ्रीक्वेंसी कम होने लगती है, उच्च आवृत्ति की ध्वनि नहीं सुन सकता है। तो व्यक्ति की आयु बढ़ने पर कौन सी ध्वनि नहीं सुन सकता? जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो वो नहीं सुन सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से देखने को मिली है, नोट करने योग्य है। बच्चे 25,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकते हैं, ध्यान रखना। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे की बात हो रही है। अब यहाँ पर ये जो ध्वनि की अपन फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, इनके आधार पर ध्वनि को आप बांटते हो प्राध्वनि और अवश्रव्य ध्वनि, दो चीज़ें हैं, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक। अब जो अवश्रव्य ध्वनि है, अवश्रव्य यानी इंफ्रासाउंड जिसे आप कहेंगे, कैसी है? इंफ्रासाउंड। ये 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियों को अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम हो। मैंने कहा 20 से 20,000 हर्ट्ज तक थी, ठीक है। अब 20 से भी कम हो यानी बहुत कम आवृत्ति की हो, यानी इकाई समय में बहुत कम फ्रीक्वेंसी की हो ध्वनि, वो अवश्रव्य ध्वनि होंगी। इससे कम की अपन नहीं सुन सकते। तो इससे कम जो रहेगी ना, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की अपन सुन सकते हैं, वो सर्वे है। अपन जो ये दो देख पा रहे हैं, ये सर्वे ध्वनि, सर्वे अपन सुन सकते हैं। 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की थी, वो सर्वे थी एक तरीके से। अवसर्वे और प्रासर्वे, प्रा यानी 20,000 से ज़्यादा, अवसर्वे यानी 20 से कम। अब 20 से कम कौन सी है, यानी कौन सी ऐसी ध्वनि है जिसकी बहुत कम आवृत्ति है, 20 हर्ट्ज से भी कम है? तो राइनोसिरस जो गेंडा होता है ना, वो 5 हर्ट्ज तक की आवृत्ति की ध्वनि पैदा करता है। इसका उपयोग करके संपर्क स्थापित करता है। तो गेंडे की फ्रीक्वेंसी अवश्रव्य, आगे सवाल आएगा, इंफ्रासाउंड है गेंडे की। गेंडा बहुत कम आवृत्ति की ध्वनि है, वो अवश्रव्य ध्वनि का उपयोग करता है, गेंडा, राइनोसिरस जिसे कहेंगे। व्हेल है ना, व्हेल मछली, इसकी फ्रीक्वेंसी भी अवश्रव्य कैटेगरी की, इंफ्रासोनिक है, अवश्रव्य यानी कम है, 20 हर्ट्ज से कम है। हाथी के द्वारा भी अवश्रव्य, हाथी इतना बड़ा जानवर है फिर भी उनका अल्ट्रासोनिक नहीं है, प्रासर्व्य ध्वनि नहीं पैदा करता है। हाथी भी कौन सी ध्वनि उत्पन्न करता है? 20 हर्ट्ज से कम यानी अवश्रव्य, इंफ्रासोनिक करता है। व्हेल भी इंफ्रासोनिक करती है, गेंडा भी इंफ्रासोनिक करता है। अब एक बात बताऊं, भूकंप मुख्यतः प्रघाती तरंगों से पहले निम्न आवृत्ति की अवश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं। भूकंप आता है ना, पहला भूकंप आता तब तो तरंगे होती वो प्रघाती हैं, काफ़ी खतरनाक तरंगे होती जैसे ही भूकंप आ जाए। उससे पहले, प्रघाती तरंगों से पहले जो उनकी भूकंप की फ्रीक्वेंसी रहता है ना, ये मत सोच लेना कि भूकंप है तो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का आएगा, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा आएगा, नहीं आएगा भैया, 20,000 हर्ट्ज से कम ही आएगा। अवश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करेगा। भूकंप आने से पहले कैसी ध्वनि उत्पन्न करेगा? अवश्रव्य ध्वनि करेगा। यानी भूकंप आया नहीं है, प्रघाती तरंगे पैदा नहीं हुई है, उससे पहले छोटी छोटी अवश्रव्य ध्वनि पैदा हो जाएगी। तो काफ़ी बार भूकंप आने से पहले जंतुओं को पता चल जाता है। जंतु क्योंकि इस प्रकार की ध्वनि 20 हर्ट्ज से कम सुन सकते हैं, अपन तो नहीं सुन सकते, अपन को पता नहीं चलता, लेकिन जंतु हैं वो सही सलामत हो जाते हैं, सावधान हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता चल रहा है कुछ अनहोनी हो जाएगी, अब प्रघाती तरंगे आने वाली, क्योंकि भूकंप उससे पहले अवश्रव्य ध्वनि उत्पन्न कर लिए, 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि प्रोड्यूस कर दिए। तो 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि अवश्रव्य ध्वनि, ये गेंडा, व्हेल, हाथी, इस प्रकार की ध्वनि हो रहेगी। अब जो प्राध्वनिक है, अल्ट्रासोनिक है, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की ध्वनि है, इसको कहते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा वो अपन नहीं सुन सकते हैं। वो कौन सुन सकता है? जैसे डॉल्फिन 20,000 हर्ट्ज से ध्वनि पैदा करती है, डॉल्फिन। चमगादड़ जो बैट्स है वो करती है, चमगादड़। पोरपोइज जैसे जंतु प्राध्वनि उत्पन्न करते हैं। प्राध्वनि उत्पन्न करने वाले जंतु डॉल्फिन, चमगादड़, पोरपोइज। अवश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करने वाले जंतु व्हेल, हाथी, गेंडा। और प्राध्वनि डॉल्फिन, चमगादड़, पोरपोइज। कुछ प्रजाति के शलभ है ना, उनके श्रवण यंत्र अत्यंत सुग्राही होते हैं। जो मॉथ्स, शलभ एक प्रकार की प्रजाति है। ये शलभ
चमगादड़ द्वारा, अब चमगादड़ इन शलभ पर अटैक करती है, लेकिन शलभ इतने खतरनाक होते हैं, उनको 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की ध्वनि का पता चल जाता है। तो चमगादड़ ये ध्वनि पैदा करती है 20,000 हर्ट्ज से, और शलभ को पता चल जाता है क्योंकि इनके कान हैं वो अपन से ज़्यादा सुग्राही हैं। तो उस केस में वो उच्च आवृत्ति की ध्वनि को, जो चीं चीं की ध्वनि बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी है, चीं इस प्रकार से ध्वनि, उसको सुन सकते हैं। और का जैसे हाई फ्रीक्वेंसी की ध्वनि आपको सुनना है ना, आप काफ़ी बार अपने मोबाइल फ़ोन में पानी है वो पानी में गिर जाता है, उस पानी को निकालना रहता है स्पीकर वगैरह से, तो आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे हाई फ्रीक्वेंसी साउंड फॉर वाटर रिमूवर इन मोबाइल, तो बहुत ही पतली साउंड चीं इस प्रकार से इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन वाली पतली साउंड होगी, और कानों का सुनना वो अपन इतनी ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होगी वो सुन नहीं सकते, लेकिन मोबाइल से बहुत ज़्यादा कंपन के द्वारा, विक्षोभ के द्वारा वो पानी वगैरह बाहर आ जाता है। जो इस प्रकार के हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड ये चमगादड़ पैदा करते हैं, और ये जो मॉस उसको सुन लेते हैं और अपने आसपास उड़ते हुए चमगादड़ के बारे में उन्हें जानकारी मिल जाती है, और इस प्रकार स्वयं को पकड़े जाने से वो बचा लेते हैं। चूहे भी प्राध्वनि उत्पन्न करके कुछ खेल खेलते हैं। चूहे भी हाई फ्रीक्वेंसी साउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की साउंड पैदा कर सकते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन, डॉल्फिन, चमगादड़, पोर्पोई, चूहे, मॉस वगैरह ये हाई फ्रीक्वेंसी साउंड पैदा कर सकते हैं। अब प्राध्वनि के अनुप्रयोग देखते हैं। अल्ट्रासोनिक साउंड के क्या उपयोग है? प्राध्वनि जो अभी आपने देखी है ये चमगादड़ वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, इनका उपयोग क्या है? तो उपयोग जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं, प्राध्वनि प्राय उन भागों को साफ करने में उपयोग की जाती है जिन तक पहुंचना कठिन होता है। काफ़ी बार ऐसे हिस्से, नली नली वगैरह है, सर्पिलाकार नली है, इस टाइप से नली है सर्पिलाकार, ठीक है, ऐसे नली है, उसके अंदर कुछ अपन आगे बढ़ा भी नहीं सकते हैं चीज़ों को, सर्पिलाकार नली में आपको सफाई करनी है, ठीक है। विषम आकार के पुर्जे हैं जहाँ तक आप नहीं पहुँच सकते हो, तो उनको इस प्रकार पानी में डालेंगे, और उस पानी में ये हाई फ्रीक्वेंसी साउंड है वो प्रोड्यूस करेंगे 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की, और वो इतनी ज़्यादा कंपन करेगी साउंड की पानी आगे बढ़ता हुआ उस पूरी नली को साफ कर देगा। तो इस प्रकार प्राध्वनि का उपयोग किया जाता है जहाँ पर अपन नहीं पहुँच सकते हैं उन वाले हिस्सों को साफ करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर प्राध्वनि का उपयोग किया जाता है, काफ़ी बार धातु के बड़े ब्लॉक होते हैं, ठीक है, धातु के ब्लॉक होते हैं जिनको इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह हैं, काफ़ी बार ब्रिज वगैरह बनाने में उन ब्लॉकों को काम में लिया जाता है। तो उन ब्लॉकों का पता कैसे चलते? बहुत बड़ा कोई धातु का ब्लॉक है, उसको काम में लेना है, उस ब्लॉक के बीच में कुछ दरार वगैरह हो तो आपको पता थोड़ा ही चलेगा, आप उस ब्लॉक को काट कर तो नहीं देखोगे, पूरा का पूरा ऐसे साबुत ब्लॉक आपको काम में लेना है। तो उनके बीच में कोई हॉल वगैरह हो रखा, दरार हो रखी है, उसको पता करने के लिए इसके अंदर से प्राध्वनि गुजारेंगे। अब प्राध्वनि मान लेते इस ब्लॉक के बीच में कुछ दरार थी, आगे यहाँ पर बता देता हूँ इमेज में, यहाँ पर मान लेते ये एक दोष है, इस ब्लॉक में दोष आया रखा है, कोई दरार वगैरह है, हॉल वगैरह है। अब बाकी जो आपने प्राध्वनि गुजारी है, यहाँ पर प्राध्वनि को डिटेक्ट करने वाला संसूचक लगा रखा है कि प्राध्वनि आई, बिल्कुल इसके पास आ गई, जो आपने यहाँ पर एंटर कराई उन्होंने देख ली, डिटेक्ट कर ली कि जो भी आपने प्राध्वनि भेजी थी वो सेम फ्रीक्वेंसी की साउंड मेरे पास आ गई है, ये संसूचक ने बता दिया। लेकिन यहाँ पर बीच में दरार थी, और दरार में ही ये प्राध्वनि अटक गई, आगे वापस टकरा कर आ गई। तो प्राध्वनि के हाई फ्रीक्वेंसी साउंड है, वो टकराई, यहाँ से दरार थी और परावर्तित हो गई, वापस आ गई, दरार से परावर्तित हो गई, वापस आ गई। क्या इन संसूचक तक आई? नहीं आई, इसका मतलब बीच में कुछ गड़बड़ी है। तो प्राध्वनि के द्वारा ही इस बीच की गड़बड़ी को पता किया जाता है। अब आप कहेंगे इस प्रकार जरूरी थोड़ी कि प्राध्वनि ही क्यों यहाँ से वापस आ रही, कोई दूसरी ध्वनि नहीं आ सकती है? बिल्कुल, दूसरी ध्वनि जो साधारण ध्वनि है ना, उसकी तरंगदैर्ध्य अधिक होगी। अधिक तरंगदैर्ध्य क्यों? अब आपको पता है फ्रीक्वेंसी, आवर्ती और तरंगदैर्ध्य व्युत्क्रमानुपाती होती है। जितनी ज़्यादा आवर्ती होगी उसकी तरंगदैर्ध्य कम होगी, जितनी कम आवर्ती होगी तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर यदि आवर्ती ज़्यादा है तो तरंगदैर्ध्य कम है, और मान लेते हैं आप दूसरी साउंड ले रहे हो जिसकी तरंगदैर्ध्य अधिक है, उस केस में वेवलेंथ अधिक होती है ना, तो दोषयुक्त स्थान के कोणों से मुड़कर वो आगे बढ़ जाती है। यहाँ पर इस कोण से मुड़कर वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ गई, क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज़्यादा थी, यानी ज़्यादा दूरी तय करने वाली वेवलेंथ थी, वो आगे बढ़ गई जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा थी। हाई फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ कम होती, धीरे फटाक से वापस आ जाएगी, है वहाँ से परावर्तित हो जाएगी। बाकी प्राध्वनि तरंगों को हृदय के विभिन्न भागों से परावर्तित कराकर हृदय का प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। बिल्कुल, हृदय में आपके बहुत सारे वालों वगैरह रहते हैं, खाली जगह रहती हैं, बहुत सारे आपको पता है, 2 वालिन 2 निले हैं, और उसमें भी काफ़ी रक्त नलिकाएं वगैरह हैं। तो प्राध्वनि तरंगे उस प्रकार हृदय से टकराएगी, वापस आएगी, और इनका एक अलग इमेज बना देगी, जैसे आप ईसीजी बोलते हो, ठीक है। तो यहाँ पर इकोकार्डियोग्राम, तो
तो ईसीजी में भी किसका उपयोग किया जाता है, आपको पूछ ले तो ईसीजी में भी अल्ट्रासोनिक का किया जाता है। किसका? अल्ट्रासाउंड का किया जाता है। एक तरीके से प्राध्वनि का उपयोग किया जाता है। और प्राध्वनि संसूचक एक ऐसा यंत्र है जो प्राध्वनि तरंगों का उपयोग करके मानव शरीर के विभिन्न अंगों का प्रतिबिंब बना देता है। जो आप सोनोग्राफी में इस टाइप से यकृत, जो लीवर है, पित्ताशय हैं, गर्भाशय हैं, गुर्दे हैं आदि का आपको इमेज बनानी है, प्रतिबिंब बनाना है, इसकी छवि बनानी है ना, तो वहाँ पर प्राध्वनि का उपयोग किया जाएगा। और ये प्राध्वनि आपके कोई ट्यूमर वगैरह है उसको भी डिटेक्ट कर लेता है। एक तरीके से जो अल्ट्रासोनोग्राफी की जाती है ना, डॉक्टर आपको रिकमेंडेड करते हैं काफ़ी बार, कुछ उनको आंतरिक अंगों को देखना है तो कहते हैं कि इसकी सोनोग्राफी करके लेके आ जाओ। तो अल्ट्रासोनोग्राफी में कौन सी ध्वनि तरंगे होती है? उसमें भी प्राध्वनिक होती है। 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की ध्वनि तरंगे होती है उसमें भी। तो वहाँ से भी अल्ट्रासोनोग्राफी में भी इसका उपयोग किया जाता है। अल्ट्रासोनोग्राफी का उपयोग गर्भकाल में भ्रूण की जांच, उनके जन्मजात दोष, उनकी वृद्धि की अनियमितताओं का पता लगाने में भी किया जाता है। प्राध्वनि का उपयोग गुर्दे की छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए भी किया जाता है। आपके गुर्दे में, आपकी किडनी में कोई पथरी है, स्टोन है, उसको तोड़ना है तो प्राध्वनि में आपको पता है फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, यानी बहुत ज़्यादा कणों में कंपन कराएगी और उन कंपन से उन कणों को बिल्कुल बारीकी से तोड़ देगी और मूत्र मार्ग से वो बाहर आ जाएगी। तो प्राध्वनि का उपयोग किया जाता है गुर्दे की पथरी को तोड़ने के लिए। चमगादड़ का मैंने आपको बता दिया। चमगादड़ है वो क्या करती हैं? प्राध्वनि उत्पन्न करती हैं। और वो प्राध्वनि चमगादड़, अब चमगादड़ रात्रि को उड़ते हैं, उनको ऐसे कीट वगैरह चाहिए जो उनका भोजन बन सके। उसे पता कैसे चलेगा? चमगादड़ है वो देख तो नहीं सकती अंधकार में, तो चमगादड़ क्या करेगी? प्राध्वनि उत्पन्न करेगी। वो प्राध्वनि जो भी ऑब्जेक्ट वो खा रही है, जीव जंतु, जो कीट वगैरह, उस पर टकराई और वापस उनके पास आ गई। तो उनके पास संसूचक लगे हुए चमगादड़ के पास, यानी उनके द्वारा छोड़ी गई जो ध्वनि थी वापस आ गई। इसका मतलब चमगादड़ को पता चल गया किस स्पीड से वापस आई ध्वनि और किस डायरेक्शन से आई है वापस, यानी इस डायरेक्शन में अब कोई उनका शिकार है, वो शिकार के लिए तैयार हो जाएगी। तो चमगादड़ इस प्रकार से पता करती है। यदि टकरा कर ध्वनि वापस आई तो कहीं ना कहीं वहाँ पर कुछ जुगाड़ है, नहीं आई तो आगे बढ़ गई, कुछ है ही नहीं वहाँ पर, खाली चीज़ है। इसी प्रकार पोर्पोइज मछलियाँ भी करती हैं। अब देखते हैं सोनार क्या चीज़ है। सोनार, सोनार जो ज्वेलरी बनाते हैं वो सोनी नहीं है, ये सोनार अलग है। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये एक अलग मशीनरी है। सोनार की फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग है। सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा, चाल मापने के लिए प्राध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। सोनार में भी कौन सी तरंगें उपयोग में ली जाती हैं? अल्ट्रासोनिक प्राध्वनि, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी की तरंगे वेव है वो उपयोग की जाती है सोनार में। अब सोनार में इसका उपयोग किस में है? जैसे पानी के अंदर कोई चीज़ है वो कितनी दूर पर है और उसकी दूरी क्या है, पानी के अंदर कोई वस्तु उसकी दूरी क्या है, किस डायरेक्शन में है, उसकी स्पीड क्या है। जैसे कि ये नाव है, इसके नीचे यहाँ पर लगा लिया आपने सोनार, लगा ली, ये सोनार लगा ली। सोनार में दो चीज़ होती हैं, एक प्रेषित्र, एक संसूचक। अब प्रेषित्र तो आगे भेजेगा। प्रेषित्र ने क्या किया, यहाँ पर प्राध्वनि 20,000 हर्ट्ज से अधिक की फ्रीक्वेंसी की ध्वनि को बढ़ा दिया, भेज दिया। अब ध्वनि टकराई और वापस कोई ग्रहण करेगा ना, ग्रहण करेगा संसूचक। अब संसूचक ने कहा कि ध्वनि यहाँ से यहाँ आने में समय ले लिया टी समय ले लिया। और ध्वनि की साल आपको पता है, ध्वनि की स्पीड पानी है इसमें फिक्स रहेगी, ध्वनि की स्पीड भी फिक्स है। अब दूरी ज्ञात करनी है। दूरी जैसे यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है, जैसे ये दूरी यहाँ से यहाँ तक आने में 2d है। देखिए जाने में d दूरी, आने में भी d दूरी, तो टोटल 2d हो जाएगी ना। केवल जाने की d है, वापस भी आ रही है ना, संसूचक के पास वापस आ रही है ना, टकरा कर फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड है, तो 2d दूरी इसने तय की है। तो 2d दूरी किसके बराबर होगी? चाल गुणा समय के। चाल आपको पता वी फिक्स है, समय यहाँ पर आने जाने में जो समय लगा टी समय लगा है, तो 2d बराबर वी के इक्वल हो जाएगी। इस टाइप से न्यूमेरिकल के सवाल भी आगे हल करेंगे। तो यहाँ से डिटेक्ट होता है कितने समय में टकरा कर वापस आई है, कितनी उसकी चाल थी, वो सारी चीज़ें देख लेते हैं ये सोनार के द्वारा। तो ये सोनार का कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। इसका उपयोग पानी के अंदर कोई वस्तु है कितनी दूर है, किस डायरेक्शन में है, उसका पता करने के लिए किया जाता है। 2d बराबर v गुणा टी। ये विधि प्रतिध्वनिक प्रास कहती है। इसको क्या कहते हैं? प्रतिध्वनिक प्रास। अब इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। एक जहाज प्राध्वनि उत्सर्जित करता है, एक जहाज प्राध्वनि उत्सर्जित करता है जो समुद्र तल से परावर्तित होकर 3.42 सेकंड के पश्चात संकुचित होता है। यदि समुद्र जल में प्राध्वनि की चाल दिखी, प्राध्वनि में प्राध्वनि की साल, अल्ट्रासोनिक जो वेव है, एक तरीके से ध्वनि है जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है, उसकी स्पीड पानी में इतनी है। समुद्र जल से जहाज की कितनी दूरी है? अब दूरी मैंने कहा ना 2d में रहेगी,
दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल कितनी है 1531, समय कितना ले रही है 3.42 सेकंड, ये आने जाने का समय है। टकराकर वापस आने में, परावर्तित होकर वापस जो संसूचित के पास आ रही है उसका समय है 3.42। अब 2D ये है, डी यानी इसमें 2 का भाग दे देंगे, तब आपका उत्तर आ जाएगा 2618 मीटर, जिसे आप कह सकते हो किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग लेंगे तो 2.6 किलोमीटर यहाँ पर डिस्टेंस है। नेक्स्ट यहाँ पर है मानव कर्ण की संरचना। मानव कर्ण है जो ध्वनि को सुनने के लिए अपना अंग क्या है, कर्ण ही तो है, कर्ण में संवेदी अंग है, तो अति संवेदी युक्ति है। ये कैसी है, मानव कर्ण अति संवेदनी, संवेदना बहुत है, जिसे कान कहते हैं, ये पूरा कर्ण। ये श्रवणीय आवर्ती 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को सुनती है, और श्रवणीय आवर्ती द्वारा वायु में होने वाले दाब परिवर्तनों को, अब देखिए साउंड अपने कान में आ रही है, वायु में दाब परिवर्तन संपीड़न विरलन के द्वारा इनको पहले तो विद्युत संकेतों में कन्वर्ट करता है, और श्रवण तंत्रिका से होते हुए मस्तिष्क तक ये संकेत जाते हैं, विद्युत संकेत हैं, श्रवण तंत्रिका से अपने ब्रेन तक जाते हैं और वहाँ से अपन साउंड को पढ़ते हैं। अब ये आप कर्ण का देख सकते हो चित्र हैं, जिसके भाग आप देखिएगा बाह्यकरण, मध्यकरण, अंतःकरण, ये 3 भाग, ये बाह्यकरण है। बाह्यकरण में आप देखते हो एक ऊपर का भाग है जो आपके सभी के कान बाहर की साइड में आपको दिखता है, वो कर्ण पल्लव है, कान आपके बाहर की साइड का हिस्सा है ना, वो कर्ण पल्लव है, जिसे आप बाह्यकर्ण कहेंगे, ये अंदर तक गया हुआ बाह्यकर्ण इस टाइप से। मध्यकर्ण ये बीच का कर्ण है, ये पूरा मध्यकर्ण, इस यहाँ से यहाँ तक मध्यकर्ण है। अंतःकरण है जो आगे की डायरेक्शन में है, अंतःकरण, तो इसमें आप देखेंगे मध्यकरण के अंदर भाग है मुग्धरक, निहाई, वल्यक, तो ये सभी भाग है, किस काम आते हैं पूरा देखते हैं अपने स्ट्रक्चर। बाहरी कान जो कर्ण पल्लव मैंने आपको बताया है, बाहरी कान को कर्ण पल्लव कहते हैं, ये परिवेश से ध्वनि को एकत्रित करता है, कर्ण पल्लव के द्वारा ही कान के अंदर ध्वनि आगे बढ़ती है। एकत्रित ध्वनि स्वर्ण नलिका से गुजरती है, स्वर्ण नलिका के सिरे पर एक पतली झिल्ली होती है जिसे कर्णपट या कर्णपट झिल्ली कहते हैं, इस टाइप से आप देखेंगे। यहाँ से आपके साउंड कर्ण पल्लव से आगे गई और ये स्वर्ण नलिका से कहाँ पर चली गई, तो ये चली गई कर्ण पट पर चली गई। यहाँ पर जो आपको दिख पा रहा है ये कर्ण पट तक, यहाँ तक साउंड आ गई, तो ये जो साउंड कर्ण पट या कर्ण पट झिल्ली जिसे आप कहते हो वहाँ तक आगे आई है पतली झिल्ली। जब मध्यम के संपीड़न कर्ण पट तक पहुँचते हैं, अब जो ध्वनि आ रही है तो ये ध्वनि चलकर तो आ नहीं रही, विक्षोभ आ रहे हैं, माध्यम के कण कंपित होकर आगे बढ़, आगे तो नहीं, कण तो वहीं पर है, एक कण से दूसरे, माध्यम में कण फैले हुए हैं, ऐसा नहीं एक ही कण है, तो एक कण दूसरे को कंपन दे रहे हैं, तो कण आपके अंदर तक वो बढ़े हुए हैं, तो कर्ण पटल तक जो ये विक्षोभ पहुंच रहा है तो झिल्ली के बाहर की ओर लगने वाला दाब बढ़ जाता है, क्योंकि माध्यम के कण है वो संपीड़न के कारण झिल्ली के ऊपर दाब बढ़ेगा तो कर्ण पटल को अंदर की ओर दबाता है, जो कर्ण पटल की झिल्ली है ना उसको अंदर की ओर दबाएगा, इस टाइप से झिल्ली को ये संपीड़न के कारण दाब बढ़ाकर अंदर की ओर दबाएगा। जब विरलन की स्थिति आएगी दाब कम होगा तो ये बाहर की ओर आ जाएगी, तो इस टाइप से झिल्ली अंदर बाहर की ओर गति करेगी और इस प्रकार कर्ण पटल कंपन करेगा, और कंपन के द्वारा ही जो विक्षोभ है वो धीरे धीरे माध्यम के कारण कर्ण पटल को कंपन कर दिया। अब कर्ण पटल में कंपन हुआ तो उसको विद्युत संकेत में बदलते हुए मस्तिष्क तक अपनी साउंड चली गई। मध्य कर्ण में विद्यमान 3 हड्डी होती है, मैंने कहा मध्य कर्ण में 3 हड्डी, मुग्धरक, निहाई, वल्यक, ये जो 3 हड्डी मध्य कर्ण में है ना, मुग्धरक, निहाई, वल्यक, ये 3 हड्डी जो उस कंपन है ना उसको एनहांस करती है, उस कंपन को बढ़ाती है, कई गुना उस कंपन को कर देती है। जो कंपन यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है संपीड़न और विलंब के द्वारा, माध्यम के कणों के द्वारा जो कर्ण पटल झिल्ली पर हुआ है, उस कंपन को बढ़ाने के काम ये 3 हड्डियां करती हैं, जिसका नाम है मुग्धरक, निहाई, वल्यक। मध्य कर्ण ध्वनि तरंगों से मिलने वाले इन दाब परिवर्तनों को आंतरिक कर्ण तक संचित करता है। तो ये मध्य कर्ण है ना, ये जो बढ़ गया कंपन इसको आगे बढ़ाता है, आंतरिक कर्ण तक भेजता है इन कंपनों को। आंतरिक कर्ण में दोस्तों एक कोकल्य होता है, कर्णावृत होता है, आंतरिक कर्ण में देखेंगे तो एक कर्णावृत आपको देखने को मिलेगा, इस टाइप से ये सर्कुलर आकार कर्णावृत है, कोकल्य होता है, जहां तक कंपन अब पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर दाब परिवर्तन को विद्युत संकेत में परिवर्तित किया जाता है, वो कहाँ पर किया जाता है, कोकल्य कर्णावृत में। जो कर्णावृत में ही विद्युत संकेत, ये जो आपका विक्षोभ था ना, दाब का परिवर्तन हुआ था ना विक्षोभ, इसको विद्युत संकेत में कन्वर्ट कहाँ पर होता है, कर्णावृत है वहां पर होता है। यही विद्युत संकेत स्वर्ण तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक भेजे जाते हैं, जिसको मस्तिष्क इनको व्याख्या करता है किस टाइप की साउंड है, उसकी क्या तीव्रता फ्रीक्वेंसी वगैरह है, उसका क्या आयाम है, प्रबल है कि नहीं है, वो सारा
आगे मस्तिष्क की उसको व्याख्या कर पाता है। तो इस टाइप से अपने कानों तक साउंड आती हैं और अपन उसको पढ़ते हैं। अब देखते हैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल के क्वेश्चंस हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं आपके टेक्स्ट बुक के भी हैं, जो एनसीईआरटी की आपकी पाठ्य पुस्तक है उसके लास्ट में, और उसके अंदर में जो भी क्वेश्चन है वो भी देखेंगे। पहले एनसीईआरटी एग्जाम्पल के सवाल। आई होप ये सभी कंसेप्ट आपको मैंने ऊपर पढ़ाया है, इसके माध्यम से बेहतर ढंग से इन सभी बहुविकल्पीय, लघुत्रात्मक और जो व्याख्या वाले सवाल हैं उनका आंसर आप दे पाएंगे। देखिए पहला सवाल, स्वर एक ऐसी ध्वनि है, मैंने आपको बताया था नोट कैसी ध्वनि है, स्वर कैसी ध्वनि है, क्या एकल ध्वनि है? एकल ध्वनि थी ना, उसको स्वर नहीं कहा था। जिसमें कई आवृत्तियां होती है एकल आवृत्ति, एकल आवृत्ति को आपने क्या कहा था? टोन कहा था। क्या कहा था? टोन कहा था। स्वर थी उसमें क्या है? कई आवृत्तियां थी। स्वर में क्या है? कई आवृत्तियां। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट होगा, जिसमें कई आवृत्तियां हैं। यहाँ पर एनसीईआरटी में आंसर में सी दे रखा था, एकल आवृत्ति गलत है। एकल आवृत्ति को तो अपन नॉट नहीं टोन बोलते हैं। गुणता में एकल आवृत्ति की ध्वनि को टोन कहते हैं। अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को स्वर कहते हैं। ये सुनने में सुखद है, जो एनसीईआरटी में दे रखा टेक्स्ट बुक में, यही सही होगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं सवाल नंबर 2। यांत्रिक पियानो की किसी कुंजी को पहले धीरे से और फिर जोर से दबाया गया, दूसरी बार उत्पन्न ध्वनि। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यांत्रिक पियानो यानी अपन हाथ के द्वारा पियानो की कुंजी दबा रहे हैं, पहले धीरे से दबाया फिर जोर से दबाया। पियानो से तो साउंड है वो एक टाइप की साउंड आएगी, एक सेम बटन है ना, वो एक टाइप की साउंड पैदा करेगा, अलग अलग नहीं करेगा। एक टाइप की साउंड यानी उसकी पिच समान रहेगी। ऐसा नहीं एक बार दबाया तो बहुत पतली पिच की टिंग, उसके बाद टिंग, ऐसे नहीं होगा। जो उसकी पिच है ना वो समान रहेगी, यानी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति समान रहेगी। जो आप एक कुंजी से आवृत्ति आएगी ना, समान आवृत्ति की ध्वनि पैदा होगी। अब पहले धीरे से दबाया तो मृदु ध्वनि पैदा हुई है, फिर जोर से दबाया तो प्रबल ध्वनि पैदा हुई है। एक तरीके से वहां पर आप आयाम चेंज कर रहे हो, एम्पलीट्यूड चेंज कर रहे हो। आयाम चेंज करने का मतलब ये हुआ कि जो ध्वनि उत्पन्न कर रहे हो ना, उसमें प्रबलता, लाउडनेस का फर्क पड़ेगा, यानी कितनी जोर से ध्वनि पैदा हो रही। जोर से दबाया तो ध्वनि में प्रबलता ज़्यादा होगी, लाउड ज़्यादा होगी। उसकी आवृत्ति, उसका तारत्व पर कोई पिच पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तारत्व यानी पिच नहीं बदलेगी, पहली ध्वनि से प्रबल होगी। अब जब जोर से दबाया तो ध्वनि तो प्रबल होगी, तारत्व भिन्न नहीं हो, परंतु इसका तारत्व भिन्न नहीं होगा। ऑप्शन एक सही लग रहा है। तारो तो चेंज नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, ध्वनि लाउड जरूर होगी। सेकंड देखिएगा, पहली ध्वनि से प्रबल होगी, प्रबल तो होगी, सेकंड बार जोर से दबा रहे हैं। तारो तो भी ज्यादा होगा, तारो तो ज्यादा थोड़ा ही होगा, समान उपकरण है ना, समान कुंजी दबा रहे हैं, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट समान है, तो तारो तो कैसे अलग अलग पैदा कर रहा है वो। पहली ध्वनि से प्रबल होगी, परंतु इसका तारो तो निम्न होगा। तारो तो सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, प्रबलता बदल रही है ना, लाउडनेस बदल रहा है, तो ज्यादा लाउड होगी, पिच चेंज नहीं होगी। विकल्प ए करेक्ट है। ये इंपॉर्टेंट सवाल था। सोनार में क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। इसमें क्या होती है? इसमें आप अल्ट्रासोनिक वेव काम में लेते हो, प्रासर्वीय तरंगें जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, और सोनार के द्वारा आप कोई भी जल में ऑब्जेक्ट है उसकी डिस्टेंस, डायरेक्शन पता करते हो। ध्वनि वायु में गमन करती है यदि, ध्वनि में क्या गमन करता है? माध्यम के कण करते हैं एक दूसरे स्थान से दूसरी जगह? नहीं, माध्यम के कण तो उसी जगह है, कंपन करते रहेंगे, दूसरे कण में कंपन स्थानांतरित करेंगे तो विक्षोभ गमन करता है। विक्षोभ गमन करता है, क्या करता है? ध्वनि में विक्षोभ आगे बढ़ता है। बेहतर ढंग से आपने समझ लिया है। किसी क्षीण ध्वनि को प्रबल ध्वनि में परिवर्तित करने के लिए किस में वृद्धि करनी होगी? क्षीण ध्वनि है कोई, क्षीण ध्वनि को प्रबल ध्वनि यानी स्लो साउंड है, उसको लाउड साउंड में कन्वर्ट करना है तो उसका एम्पलीट्यूड बनाना पड़ेगा, उसका आयाम बढ़ाने पड़ेगा, यानी कणों का कंपन है माध्य स्थिति से वो ज़्यादा करना पड़ेगा। कंपन ज़्यादा करेंगे तो ये एम्पलीट्यूड पहले मान लेते हैं कि इतना छोटा सा एम्पलीट्यूड था, उसको आपने बड़ा किया यहाँ पर, तो एक तरीके से वो ध्वनि लाउड ज़्यादा हो गई, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई है, ध्यान रखना। दर्शाए गए वक्र में आदि तरंग दैर्ध्य हैं, ठीक है। दर्शाए गए वक्र में हाफ वेवलेंथ है, कौन सी है आपको बताना है। आदि तरंग दैर्ध्य इनमें से कौन सी है? जैसे कि ये पूरी वेवलेंथ है यहाँ से यहाँ तक, इसका आधा भाग कौन सा होगा? तो ये आप कह सकते हो AC है, कहीं पर नहीं है। CE है, ये भी नहीं है। तो ये वाली डिस्टेंस आपको आधी लग रही है यहाँ से यहाँ तक, एक तरीके से ये वाली डिस्टेंस जो आप BD कहेंगे, BD यहाँ पर आधी है वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य का आधा भाग। ये पूरा भाग है, इसका आधा आपको डायरेक्टली दिख रहा है, यानी इस पूरी का आधा किया ये है, इसका आधा किया ये है, तो ये आधा और आधा बाधा यानी पूरा हो गया। नेक्स्ट, भूकंप मुख्य प्रघाती तरंगों से पहले किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करते हैं? मैंने कहा भूकंप प्रघाती से पहले मैंने कहा ये मत सोच रहे ना कि बहुत ज़्यादा प्रासर्य ध्वनि पैदा करेंगे, नहीं, बहुत छोटी आवृत्ति की, कम आवृत्ति की ध्वनि, अवसर्य ध्वनि पैदा करेंगे। प्रघाती भूकंप, खतरनाक भूकंप आने से पहले अवसर्य ध्वनि
पैदा करेगा, ये आपको बता दिया है। निम्नलिखित में से कौन अश्रूय ध्वनि सुन सकता है, यानी कम 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि कौन सुन सकता है? गेंडा सुन सकता है, हाथी सुन सकता है, व्हेल सुन सकती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बता रही है। जैसे कि गेंडा 5 हर्ट्ज से भी कम आवृत्ति की सुन सकता है। किसी संगीत समारोह में वृंद वाद्य बजाने से पूर्व कोई सितार वादक तनाव को समायोजित करते हुए डोरी को उचित प्रकार से झंकृत करने का प्रयास करता है। ऐसा करके वो क्या समायोजित करता है? वाद्य यंत्र है, सितार है, उसको बजाने से पहले सितार की जो तार की डोरी है उसको थोड़ा झंकृत करता है, यानी कहीं ढीली न रह जाए सितार की डोरी है। ऐसा करके वो क्या चेंज करना चाहता है, क्या समायोजित कर रहा है? वो केवल ध्वनि की तीव्रता को, क्या केवल तीव्रता को कर रहा है वो? तार को कम ज़्यादा ढीली या लूज या फिर टाइट कर कर। तीव्रता का मतलब मैंने बताया इकाई समय में एकांक क्षेत्रफल से कितनी ऊर्जा की ध्वनि आगे बढ़ रही है, वो तीव्रता है। केवल तीव्रता को नहीं करेगा। केवल ध्वनि का आयाम, क्या एम्पलीट्यूड को बढ़ा रहा है ऊपर नीचे? एम्पलीट्यूड, केवल एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड जरूर होगा यहाँ पर, ज़्यादा टाइट होगी, लेकिन केवल एम्पलीट्यूड भी नहीं है। सितार की डोरी की आवृत्ति को अन्य वाद्य यंत्र की आवृत्ति के साथ, बिल्कुल सितार की डोरी को यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है ना उसको मैच करा रहा है। जब फ्रीक्वेंसी मैच होगी तभी आपको सुखद ध्वनि सुनाई देगी, नहीं तो वो शोर वाली ध्वनि होगी। अलग अलग फ्रीक्वेंसी है तो वो शोर है, एक तरीके से अच्छा नहीं है। वहाँ पर नोट और टोन नहीं आएगी, वहाँ पर टोन नहीं आएगी। जब तक टोन नहीं होगा तब तक अच्छी सुखद ध्वनि आपको नहीं सुनाई देगी। तो आवृत्ति यहाँ पर अन्य वाद्य यंत्रों के साथ वो मैच करने की कोशिश कर रहा है। ध्वनि की प्रबलता, प्रबलता लाउडनेस का कोई मतलब नहीं यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल अपने लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, तो देखते हैं यहाँ पर लघु उत्तरीय सवाल। पहला सवाल, दिए गए ग्राफ में 1500 मीटर स्क्वायर वेग से गतिमान किसी विक्षोभ का विस्थापन समय संबंध है। ये समय है, ये विस्थापन कितना, यहाँ पर आयाम एम्पलीट्यूड है। इस विक्षोभ की तरंग दैर्ध्य परिकलित कीजिए। तरंग दैर्ध्य का मतलब क्या हुआ कि दो संपीड़न, दो विरलन, कोई भी दो संपीड़न, दो विरलन है, इनके मध्य की डिस्टेंस तरंग दैर्ध्य है। मान लेते हैं कि ये संपीड़न, ये संपीड़न, इनके मध्य की डिस्टेंस ये तरंग दैर्ध्य है। तो यहाँ से यहाँ आने में कितना समय लगा? 1 से 3 सेकंड में 2 सेकंड का समय लगा। तो 2 सेकंड में ये वेव कितनी दूरी तय की है? जब इस वेव की स्पीड है 1500 मीटर पर सेकंड, तो दूरी बराबर, एक तरीके से दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल इसकी 1500 मीटर पर सेकंड है, समय इन्होंने लिया है 2 माइक्रो सेकंड का। माइक्रो को आपको सेकंड में बदलना पड़ेगा, माइक्रो यानी 10⁻⁻6 सेकंड। ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 1500 मल्टीप्लाई, इसको हल करेंगे 1500 गुणा 2, 3000 गुणा 10⁻⁻6। उसके बाद यहाँ पर 3 जीरो हैं तो -6 है, इसमें से 3 कम कर देगा। ये 3 गुणा 10⁻³ मीटर हो जाएगा, इसकी लैम्डा है। नेक्स्ट यहाँ पर चित्र में दर्शाए गए दो ग्राफ ए और बी हैं। मानव ध्वनियों में से कौन सी ध्वनि पुरुष की हो सकती है? इनमें से पुरुष की ध्वनि कौन सी है, आपको ये डिटेक्ट करना है। ईजी है बिल्कुल। अब यहाँ पर आपको अंतर देखिएगा ध्वनि में, आपको कहीं ना कहीं पिच में अंतर दिख रहा है। एक तरीके से ये समान समय में ध्वनि पहुँच रही है यहाँ तक। अब ये फ्रीक्वेंसी देखिए आप, इसमें कितने हैं? एक तरीके से आपको देखना है, ये जो ए वाली है ना, इसमें श्रृंग और गर्त गिनने हैं, 1 2 3, कितने संपीड़न हो रहे हैं? 3। इसी प्रकार बी में देखिए संपीड़न कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4 5। संपीड़न ज़्यादा किस में हो रहे हैं? बी में हो रहे हैं, यानी बी की फ्रीक्वेंसी क्या है? ज़्यादा है। फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति ज़्यादा है, आवृत्ति यानी उसका तारत्व ज़्यादा है, तारत्व यानी पिच ज़्यादा है। इसकी क्या है? पिच ज़्यादा है, यानी ज़्यादा पतली साउंड पैदा करेगा। तो पतली साउंड कौन पैदा करेगा? बी वाला। बी वाला इसका मतलब क्या है? महिला है। और पूछा है कौन पुरुष है, तो ए पुरुष हो जाएगा, मोटी साउंड पैदा करेगा। ए यहाँ पर पुरुष है, ये चीज़ आपको बता दी है। ऑलरेडी आपका कंसेप्ट क्लियर है, यहाँ से आप समझ सकते हो। ये धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी इसकी कम है, इसका मतलब तारत्व कम है, पिच इसकी कम है, पिच कम है तो साउंड थोड़ी मोटी होगी। यहाँ पर सेम समय में आ रही है, ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, पिच ज़्यादा है, साउंड पतली होगी, महिला की होगी। अगला सवाल है, 12 गुणा 12 मीटर साइज के किसी पार्क के मध्य में कोई लड़की बैठी है, तो साइज इसकी 12 गुणा 12 थी। एक वर्ग था, ये साइज क्या है? वर्ग साइज है। 12 मीटर का पार्क है, छोटा नहीं, मीटर का, फीट का मत समझ लेना। कोई लड़की है, इसके मध्य में बैठी, यहाँ पर बैठी है, कोई गर्ल्स बैठी है मान लेते हो, यहाँ पर मध्य में कोई लड़की बैठी है। इस पार्क के दाहिनी ओर लगा हुआ एक भवन है, दाहिनी ओर मान लेते एक भवन है, और बाईं ओर एक सड़क है, यहाँ पर एक रोड है, ठीक है, सड़क है। सड़क पर पटाखा फटने की ध्वनि आती है। सड़क यहाँ पर बिल्कुल इस पार्क के इस साइड लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पर एक साउंड आई, किसका? पटाखा की एक साउंड आई है।
क्या लड़की इस ध्वनि की प्रतिध्वनि को सुन सकती है? अब देखिए, लड़की इसके बीच में है, पटाखा की साउंड सबसे पहले कहाँ आएगी? लड़की को सुनाई देगी। प्रतिध्वनि लड़की कब सुनेगी? जब ये साउंड टकरा कर वापस लड़की के पास आए। अब लड़की से यहाँ पर साउंड आगे बढ़ रही है। मैंने आपको बताया था प्रतिध्वनि आपको तभी सुनाई देगी जब मिनिमम डिस्टेंस कम से कम 17 मीटर हो। क्या ये पूरा पार्क ही 12 मीटर है यहाँ से यहाँ तक? मिनिमम डिस्टेंस 17 मीटर होती, यहाँ से यहाँ तक टकरा कर वापस आ जाती 17 मीटर में, तो बात बन जाती। ये तो बिल्कुल कम है, 12 मीटर है, तो ध्वनि टकरा कर वापस सुनाई नहीं देगी, क्योंकि मिनिमम 17 मीटर होना चाहिए। नेक्स्ट अपन देखते हैं, हम भिन्न भिन्नाती मधुमक्खी की ध्वनि क्यों सुन लेते हैं जबकि हमें लोलक के दोलन की ध्वनि सुनाई नहीं देती? मधुमक्खी की ध्वनि अपन सुन सकते हैं, लोलक की नहीं, क्योंकि मधुमक्खी है उसकी जो सर्व ध्वनि है ना, अपन वही ध्वनि सुन सकते हैं जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य हो। लेकिन जब भिन्न भिन्नाती मधुमक्खी कंपन ज़्यादा करती तो श्रुय ध्वनि परिसर में होती है। लोलक कंपन बहुत कम करता है, यानी 20 हर्ट्ज से भी कम ध्वनि प्रोड्यूस करेगा लोलक। उस केस में अपन जो पेंडुलम की साउंड है वो नहीं सुन पाएंगे। नेक्स्ट, यदि किसी झील की तली में कोई विस्फोट हो तो जल में किस प्रकार की प्रघात तरंगें उत्पन्न होगी? अब झील की तली में विस्फोट हो रहा है, उस केस में कौन सी अनुदैर्ध्य तरंगें या फिर अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न होगी? अब झील की तली में कोई विस्फोट हो तो वहाँ पर अनुदैर्ध्य तरंगें उत्पन्न होगी, यानी विस्फोट की दिशा में ही तरंगें आगे बढ़ेगी। जिस डायरेक्शन में विस्फोट के बाद कंपन हुए माध्यम के कण, उसी डायरेक्शन में भी तरंगें भी आगे बढ़ेगी, तो वो एक अनुदैर्ध्य तरंग, जो ध्वनि भी एक अनुदैर्ध्य तरंग है। किसी तड़ित झंझा द्वारा उत्पन्न ध्वनि तड़ित दिखाई देने के 10 सेकंड बाद सुनाई देती है। तड़ित झंझा यानी बिजली के द्वारा जो उत्पन्न ध्वनि हुई है, जैसे ही पहले आपको पता प्रकाश की स्पीड ज़्यादा होती तो पहले आपको तड़ित दिखाई दी, बिजली दिखाई दी आकाश की, उसके बाद 10 सेकंड बाद उसकी ध्वनि दिखाई दी। तो गर्जन जो हुआ है, मेघ की सन्निकट दूरी परिकलित कीजिए, तो वो डिस्टेंस कितनी है, दूरी कितनी है? दूरी होती है दोस्तों चाल गुणा समय। चाल ये ले रहा है 340, समय ले रहा है 10 सेकेंड का, तो 340 गुणा 10 करेंगे तो 3400 मीटर, यानी 3.4 किलोमीटर की दूरी तय हुई है। चित्र में कान द्वारा घड़ी की टिक टिक की प्रबलतम ध्वनि सुनने के लिए कोण x ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा, ये घड़ी है। अब इस घड़ी की जो टिक टिक की साउंड है, आपने कान यहाँ पर लगा रखा, ये मेज के पास आपने कान लगा रखा, तो मेज से होते हुए टिक टिक की साउंड यहाँ पर एक दीवार थी, इस दीवार से टकराई। अब दीवार के साथ एक अभिलंब आपने ड्रॉ किया 90 डिग्री का। अब दीवार से टकराई ये टिक टिक की साउंड, और दीवार के साथ इसने कोण बनाया 50 डिग्री का। मैंने कहा ये अभिलंब है 90 डिग्री के साथ दीवार के बनाता है। ये 50 ऑलरेडी बन गया एंगल, इसको जूम करके बताता हूँ। ये 50 एंगल बन चुका है। यहाँ पर पीछे वाला एंगल कितना रहा? ये पूरा 90 है, तो आप कहेंगे 40 है। और ये ध्वनि भी परावर्तन के नियम का पालन करती है, यानी जितना आपतित कोण होगा उतना ही परावर्तित कोण हमेशा अभिलंब के साथ। तो अभिलंब के साथ ये 40 है, तो ये भी 40 होगा। ये 40 डिग्री से आता है वो कान के पास आपको सुनाई देगी ध्वनि, जिसका एंगल 40 डिग्री होगा। अच्छे सम्मेलन कक्षों तथा कंसर्ट हॉलों की छत तथा मंच के पीछे की दीवारें वक्राकार क्यों बनाई जाती है? अच्छे सम्मेलन कक्ष, कंसर्ट हॉल की छत, मंच के पीछे की दीवारें वक्राकार क्यों बनाई जाती है? तो यहाँ पर वक्राकार दीवार है, वो बारंबार परावर्तन करेगी और पूरे हॉल में वो ध्वनि फैल जाएगी, क्योंकि वक्राकार है तो बार बार परावर्तित होकर पूरे हॉल में ध्वनि दर्शकों तक पहुंच जाएगी। दीर्घ उत्तरीय एक दो सवाल है। निम्नलिखित प्रकरणों को दो पृथक आरेखों द्वारा ग्राफी रूप से निरूपित कीजिए। 3 अलग अलग प्रकरण हैं, तीनों का ग्राफी निरूपण यहाँ पर आपके समक्ष है। पहला निरूपण है समान आयाम परंतु भिन्न आवृत्ति। ये आप देख पा रहे हो, आयाम समान है। आयाम का मतलब ये ऊपरी डिस्टेंस है ना, ये दोनों में समान है, इसमें भी समान है, इसमें भी समान, लेकिन फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। आवृत्ति यहाँ से यहाँ तक जो समय सेम समय लगा है, लेकिन इसमें कितने दोलन आप देख सकते हो, बहुत सारे श्रृंग वृत्त बन रहे हैं, इसमें बहुत कम बन रहे हैं, क्योंकि आवृत्ति इसकी क्या है, भिन्न आवृत्ति, अलग अलग आवृत्ति है। इसका एम्पलीट्यूड आपने समान लिया है। सेकेंड स्थिति में आपको बनाना है समान आवृत्ति परंतु भिन्न आयाम। आयाम यानी ये चीज है ना, ये ऊंची है, ये छोटी है, तो आयाम आपने भिन्न ले लिया, आवृत्ति समान। जैसे कि इसमें कितने श्रृंग बन रहे हैं, 1 2 3, तो इसमें भी एक, ये क्या हो रहा भाई, 1 2 3 श्रृंग बन रहे हैं, सेम वृत्त बन रहे हैं, तो इसकी आवृत्ति समान है लेकिन आयाम अलग है। तीसरे में दोनों ही अलग लेने हैं, आवृत्ति और आयाम दोनों है। यहाँ पर आयाम अलग, इसमें श्रृंग देखो 3, इसमें 2 ही बन रहे हैं, तो इस तरह से ये दोनों ही भिन्न भिन्न हो गई। अगला सवाल, ध्वनि की चाल, इसकी तरंगदैर्ध्य आवृत्ति के संबंध स्थापित कीजिए। ये आपको पता ही है तीनों के मध्य क्या संबंध है। जो वेग होता है ना ध्वनि का, वो तरंगदैर्ध्य और फ्रीक्वेंसी के गुणा में होता है। वेग होता है दूरी बटा वेग, क्या होता है,
दूरी बटा समय है, समय 1 बटा समय आपका फ्रीक्वेंसी, ठीक है, लैम्डा गुना फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको 256 हर्ट्ज आवृत्ति के लिए तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी है। आपको पता है वेग बराबर आवृत्ति गुणा तरंग दैर्ध्य है। अब पहली स्थिति में क्या है, ये आपको ज्ञात करना 256 हर्ट्ज आवृत्ति। जब आवृत्ति 256 हर्ट्ज हो तो वेवलेंथ क्या होगी, ऊपर दे रखा है, स्पीड है वो 340 की है, तो स्पीड के स्थान पर 340, फ्रीक्वेंसी ये आपको 256 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, तो लैम्डा ज्ञात करना, यहाँ से लैम्डा आ जाएगा, भाग देंगे 340 में 256 का। इसी प्रकार सेकेंड स्थिति में आपको वेवलेंथ 0.85 मीटर दे रखी है और फ्रीक्वेंसी ज्ञात करनी, यहाँ पर 0.85 लेना है, वेग आपको 340 दे रखा, फ्रीक्वेंसी आप इजीली निकाल पाएंगे, 340 में 0.85 का भाग देंगे तो 400 हर्ट्ज से। ईजी सवाल है। अंतिम सवाल देखते हैं एग्जाम्पलर का। यहाँ पर ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ के लिए दूरी के संदर्भ में दाब या घनत्व के परिवर्तन को दर्शाने के लिए कोई वक्र खींचे। इस वक्र पर संपीड़न विरलन है, ये सारी चीजें आपको बताई हुई है। संपीड़न विरलन, आवर्तकाल किसे कहते हैं, आवर्ती किसे कहते हैं। अब यहाँ पर एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक के अभ्यास क्वेश्चन देख लेते हैं। एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक के अभ्यास सवाल, लास्ट के सवाल है जो, ध्वनि का कौन सा अभिलक्षण किसी अन्य अंधेरे कमरे में बैठे आपके मित्र की आवाज़ पहचानने में आपकी सहायता करेगा। आपके मित्र की आवाज़ आपको पहचानी। सबसे पहले तो आवाज़ में दो टाइप की आवाज़ होती है, एक पतली आवाज़ होती है, एक मोटी आवाज़ होती है। तो पतली और मोटी का पता आपको उसके तारत्व से चलेगा, तारत्व यानी पिच से चलेगा। अब पिच का पता चल गया आपको, कैसी आवाज़ है, पतली है कि मोटी है। अब आपको पता अपने मित्र की आवाज़ कैसी है, तारत्व उसका पिच आपको पता है, तो पहली चीज़ तो आपको उसका तारत्व पता होना चाहिए। सेकेंड चीज़ है, अब तारत्व भी काफ़ी बार समान पुरुष हैं तो तारत्व भी लगभग समान हो जाता है। उस केस में आप साउंड की क्वालिटी देखते हो, क्वालिटी के लिए आप उसका गुणता देखेंगे, तो ध्वनि की गुणता आपको देखनी पड़ती है एक तरीके से। तारत्व जब समान हो जाता है, प्रबलता जब समान हो जाती है, तो गुणता यहाँ पर तारत्व और प्रबलता को अलग करती है। लाउडलेस है, वो भी इक्वल है, दोनों के तारत्व भी इक्वल है, उस केस में उसकी गुणता से आप पता चलेगा, ध्वनि की गुणता से आप पता कर पाएंगे आपका मित्र अंधेरे में बैठा, लेकिन आप पहचान पाएंगे कौन सा मित्र है। तड़ित की चमक तथा गर्जन साथ साथ उत्पन्न होते हैं, लेकिन चमक दिखाई देने के बाद गर्जन सुनाई देती है, क्योंकि प्रकाश का वेग ध्वनि के वेग से ज़्यादा होता है। किसी व्यक्ति का औसत सर्वे प्रयास आपको पता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से। इन दो फ्रीक्वेंसी, 20 हर्ट्ज एक फ्रीक्वेंसी, एक आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज, इनके लिए ध्वनि तरंगों की वेवलेंथ ज्ञात कीजिए। जब ध्वनि का वेग 344, अब ये आवृत्ति आपको पता है, आपको ज्ञात करना है तरंग दैर्ध्य। जब ध्वनि का वेग 344 मीटर पर सेकेंड है तो वेवलेंथ ज्ञात करना है। आपको पता है फ्रीक्वेंसी, इनका संबंध क्या होता है, तो वेग बराबर आवृत्ति गुणा तरंग दैर्ध्य। यहाँ पर तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना तो वेग बटा आवृत्ति आपको करना पड़ेगा, वेग बटा आवृत्ति, वेग बटा आपको फ्रीक्वेंसी करना पड़ेगा। तो ये वेवलेंथ, वेग आपको पता 344 है, पहली फ्रीक्वेंसी 20 है तो 344 बटा 20 यानी 17.2 मीटर है। सेकेंड में आपको 20 के स्थान पर 20,000 हर्ट्ज लेना है, यानी 344 बटा 20,000 हर्ट्ज, तो वहाँ पर 0.0172 आ जाएगा। तो ये वेवलेंथ की प्रास हो जाएगी 0.0172 मीटर से 17.2 मीटर। दो बालक किसी एल्यूमिनियम पाइप के दो सिरों पर है। एक एल्यूमिनियम का पाइप है, एक बालक यहाँ पर है, एक बालक यहाँ पर है। एक बालक पाइप के एक सिरे पर पत्थर से आघात करता है, पाइप खोखला, वायु भी है और बच्चे ने पत्थर से इस पाइप को मारा है। दूसरे सिरे पर स्थित बालक तक वायु तथा एल्यूमिनियम से होकर जाने वाली ध्वनि तरंगों द्वारा लिए गए समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब ध्वनि एक तो एल्यूमिनियम से जा रही है, इस धातु से जा रही है, एक इसके अंदर की वायु से ध्वनि जा रही है। तो समय कौन सी ध्वनि, एल्यूमिनियम से जाने वाली ध्वनि कितना समय लेगी और इसके अंदर से हवा से होकर जाने वाली ध्वनि कितना समय लेगी, उसका रेशियो ज्ञात करना है। उस केस में आपको क्या पता ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है। समय बराबर दूरी बटा चाल है। अब देखिए दूरी दोनों की फिक्स है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी फिक्स है, चाल अलग अलग है। आपको पता है एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल अलग होगी, माध्यम अलग है, हवा में ध्वनि की चाल अलग होगी। तो हवा में ध्वनि की चाल आपको 344 लेनी है, एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल 6220 लेनी है। उस केस में समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी मान लेते हैं x से, दोनों की समान है, चाल 344 है तो पहला समय लगेगा t1 बराबर x बटा 344। सेकेंड केस में आप देखेंगे दूरी कितनी है, सेम x ही है t2, लेकिन चाल इसकी अलग है तो x बटा 6420 हो गया। अब t1 और t2 का रेशियो आप देखेंगे, t1 है 18.55, t2 है 1। ये जब आप अनुपात निकालेंगे x बटा 344, इसको आप करेंगे रेशियो में अनुपात x बटा 6420, एक्स एक्स कटना है तो इनके मध्य रेशियो ये निकलेगा 18:55 रेशियो 1। किसी ध्वनि स्रोत की फ्रीक्वेंसी दे रखी है, 1 मिनट में कितनी बार कंपन करेगा। फ्रीक्वेंसी का मतलब है 1 सेकेंड में ये कंपन है, दोलन है, 1 सेकेंड में 100 कंपन करेगी फ्रीक्वेंसी। हर्ट्ज का मतलब है 1 सेकेंड में कंपनों की संख्या 100 है, 1 सेकेंड में 100 है तो 1 मिनट में कितनी होगी भाई, 1 मिनट यानी 60 सेकंड में कितनी होगी, 1 सेकंड में 100 है तो 60 सेकंड में 100 गुणा 60, 6000 हो जाएंगे कंपन। नेक्स्ट यहाँ पर
ध्वनि का एक स्रोत किसी परावर्तक सतह के सामने रखने पर उसके द्वारा प्रदत्त ध्वनि तरंग की प्रतिध्वनि सुनाई देता है। प्रतिध्वनि यहाँ पर स्रोत से निकल रही है और प्रतिध्वनि सुनते हैं। यदि स्रोत तथा परावर्तक सतह की दूरी स्थिर है, स्रोत से जो साउंड निकल रही है, परावर्तक सतह है, इनके मध्य एक फिक्स दूरी ले ली है, एक्स मीटर ले ली अपने दूरी, तो किस दिन प्रतिध्वनि अधिक शीघ्र सुनाई देगी? दूरी फिक्स है, दिन चेंज हो रहा है, एक दिन का तापमान अधिक है, दूसरे दिन का तापमान कम है, तो कौन से दिन आपको प्रतिध्वनि अधिक शीघ्र तेजी से प्रतिध्वनि कौन से दिन सुनाई देगी? अब मैंने आपको बताया तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, ये तो आपने देखा होगा ना। तापमान जैसे जैसे बढ़ रहा था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हवा में ध्वनि की चाल 331 थी, 22 पर आपने देखा 344 है, 25 पर देखा 346। तापमान जैसे जैसे बढ़ रहा है ध्वनि की स्पीड बढ़ रही है। अब जैसे ही दिन तापमान अधिक होगा, जिस दिन तापमान अधिक होगा ध्वनि की स्पीड ज़्यादा होगी तो टकरा कर जल्दी वापस आएगी। तो जिस दिन तापमान में वृद्धि होगी ध्वनि की चाल में वृद्धि होगी। इस प्रकार परावर्तित ध्वनि 0.1 सेकंड से जल्दी लौटेगी और प्रतिध्वनि स्पष्ट भी नहीं सुनाई दे, लेकिन जल्दी प्रतिध्वनि कब सुनाई देगी? तापमान अधिक होगा तो शीघ्र सुनाई देगी। नेक्स्ट अपना है 500 मीटर ऊंची किसी मीनार की चोटी से एक पत्थर मीनार के आधार पर स्थित एक पानी के तालाब पर गिराया गया। मीनार है 500 मीटर की हाइट है इसकी शिखर से यहाँ पर मीनार के पास नीचे तालाब था, एक पत्थर गिराया गया। तो जब पत्थर गिराएंगे उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 मीटर पर सेकेंड। जैसे ही पत्थर आपने गिराया यानी 0 से छोड़ा होगा ना। अब गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर पर सेकेंड लेना, ध्वनि की चाल है वो 340 मीटर पर सेकेंड। आपको पूछा क्या है कि पानी में इसके गिरने की ध्वनि चोटी पर कब पहुंचेगी? ये पत्थर पानी में गिरा, यहाँ से ध्वनि निकली, वापस आई, कितना समय लगा है? अब समय लगेगा, एक तो पत्थर को यहाँ से यहाँ पर आने में जो समय लगा वो समय आपको देखना है, वापस ध्वनि का यहाँ से यहाँ पर जाने में समय। तो पत्थर यहाँ से यहाँ तक आया है ना, कितना समय लिया है? अब जी आपको पता है 10 मीटर पर सेकेंड है, यू आपको पता है, तो आप समय जैसे इसकी हाइट 500 मीटर है, एस आपको पता है, तो एक तो आप निकाल सकते हो एस बराबर यू टी प्लस आप जी टी स्क्वायर। पत्थर जिस डायरेक्शन में गुरुत्वीय त्वरण उसी डायरेक्शन में आ रहा है तो जी पॉजिटिव लेना है आपको। एच के स्थान पर 500 मीटर है, यू 0 है तो 0 टी। यहाँ पर पहला समय मैंने T1 लिया है, जब यहाँ पर पत्थर आ रहा है तो गुरुत्वीय त्वरण के द्वारा आने में लगा समय यहाँ पर T1 ले लिया। हाफ जी के स्थान पर 10 है, T1 टी स्क्वायर है ना, T1 का स्क्वायर। इस प्रकार T1 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 2 इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 500/2 गुणा 10 है, नीचे आ जाएगा। तो एक तरीके से T1 का स्क्वायर बराबर 100 है, तो T1 बराबर 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो 10 आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ पर आने में जो समय लगा बिल्कुल ईजी है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से आप कर सकते हो, और T1 यहाँ से निकल गया 10 सेकेंड है। तो पत्थर ऊपर से नीचे इस तालाब में आने पर कितना है? 10 सेकंड का समय। 10 सेकंड तो ये लग गए। अब यहाँ से ध्वनि उत्पन्न हुई, ध्वनि किस स्पीड से ऊपर गई है? तो ध्वनि की स्पीड आपको लेनी है 340 है। अब ध्वनि ने कितना समय लिया? तो समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है? फिक्स है 500, चाल कितनी है? 340। तो 500/340 करेंगे तो T2 निकल के आएगा वो 1.47 है। तो 10 सेकंड ये 1.47 यानी 11.47 सेकंड का समय लगा है पूरा ध्वनि को ऊपर आने में। एक ध्वनि तरंग 339 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है। इसकी वेवलेंथ आपको दे रखा है, चाल दे रखी है, दूरी दे रखी है, आवृत्ति ज्ञात करनी। वेवलेंथ है, आवृत्ति। अब आपको पता है वेग बराबर क्या होता है? आवृत्ति गुणा तरंग दैर्ध्य। यहां पर वेग आपको दे रखा है 339, आवृत्ति आपको फ्रीक्वेंसी ज्ञात करनी है, लैम्डा दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर। ज्ञात करना, देखिए मीटर पर सेकंड है, सेंटीमीटर को पहले मीटर में बदलना है, तो 1.5 को आप 100 से भाग देंगे तो मीटर में बदल जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर 339 100 1.5 से भाग देंगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी निकल के आ जाएगी, यानी यहाँ पर 22,600 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है कि आप सुन पाएंगे? 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा आप नहीं सुन पाएंगे। नेक्स्ट सवाल, एक पनडुब्बी पर लगी एक सोनार युक्ति संकेत भेजती है, उसकी प्रतिध्वनि 5 सेकंड पश्चात ग्रहण करती है। पनडुब्बी जैसे कोई जहाज है, सोनार युक्ति लगी हुई है, संकेत भेज रही है, यहाँ से संकेत भेजा, वापस आया यहाँ तक, कितना सेकंड? आने जाने में समय 5 सेकंड का लगा। पनडुब्बी से वस्तु की दूरी, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट जहाँ तक संकेत गया है टकरा कर वापस आया है, इसकी सीधी दूरी 3625 है। ध्वनि की चाल, सबसे पहले तो दूरी को आपको दुगुना करना पड़ेगा, क्योंकि ध्वनि टोटल दूरी कितनी तय की है? ध्वनि यहाँ से गई, वापस आई प्राध्वनि, तो यहाँ से जाने और आने में दूरी, जाने में 3625 और आने में भी 3625 यानी 7250 मीटर की दूरी तय की है।
आपको पूछा है चाल कितनी, चाल दूरी बटा समय तो 7250, समय कितना है, समय 5 सेकेंड, तो 7250 बटा 5 यानी 1450 मीटर पर सेकेंड। अब देख लेते हैं पाठ्य पुस्तक के अंदर जो सवाल है वो कौन से है। पाठ्य पुस्तक के अंदर भी कुछ सवाल रहते हैं इजी वाले। मान लीजिए आप अपने मित्र के साथ चंद्रमा पर गए हैं, क्या आप अपने मित्र के द्वारा उत्पन्न ध्वनि को सुन पाएंगे। ध्वनि सुनने के लिए माध्यम के कणों का कंपन जरूरी है। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, माध्यम के कण भी नहीं है, तो ध्वनि आप नहीं सुन पाएंगे। माध्यम निर्वात में ध्वनि आगे नहीं बढ़ती है। तरंग का कौन सा गुण निम्नलिखित को निर्धारित करता है, प्रबलता और तारत्व। प्रबलता यानी लाउडनेस, तारत्व यानी उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, पिच कैसा है, यानी पतली साउंड है या फिर मोटी साउंड है। प्रबलता और तारत्व को कौन तय करता है। ध्वनि तरंगों का आयाम प्रबलता को तय करता है। ध्वनि कितनी लाउड है, तो लाउड यानी कणों का विक्षोभ बहुत ज्यादा हो रहा तो लाउड है, ये आप देखते हो। आयाम ज्यादा है तो ध्वनि लाउड है, आयाम यहां पर छोटा हो गया तो ध्वनि लाउड नहीं है। तो प्रबलता है वो आयाम तय करता है। तारुत्व कौन तय करता है, मैंने कहा तारुत्व है, पिच है, वो तय की जाती है आवृत्ति के द्वारा। आवृत्ति ज्यादा तो तारुत्व ज्यादा, तो आवृत्ति तारुत्व को डिफाइन करेगी। अनुमान लगाई कि निम्न में से किस ध्वनि का तारुत्व अधिक है। गिटार का अधिक है, कार के हॉर्न का। गिटार के द्वारा अधिक फ्रीक्वेंसी की ध्वनि पैदा की जाती है तो गिटार का तारुत्व अधिक होगा, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, कंपन की आवृत्ति ज्यादा है। किसी ध्वनि स्रोत से 450 मीटर दूरी पर बैठा हुआ कोई मनुष्य 500 हर्ट्ज की ध्वनि सुनता है। स्रोत से मनुष्य के पास तक पहुंचने वाले दो क्रमागत संपीड़नों में कितना समय अंतराल लगा। दो क्रमागत संपीड़न इनके मध्य का समय अंतराल, यानी एक तरीके से दो क्रमागत संपीड़न के मध्य दूरी लैम्डा होती है, आप सभी को पता है। तो ये दूरी आपको दे रखी है 450 मीटर। अब देखिएगा फ्रीक्वेंसी आपको कितनी दे रखी है, 500 हर्ट्ज। आपको पता है फ्रीक्वेंसी और ये दो क्रमागत संपीड़न है, कहने का मतलब एक दोलन है। ये दो क्रमागत संपीड़न में एक दोलन हो रहा है। एक दोलन में जो समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं, और आवर्तकाल आवर्ती के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आवर्तकाल यहाँ पर आपको एक तरीके से ज्ञात करना है। दो क्रमागत संपीड़न का मतलब जो समय है ना वो एक आवर्तकाल रहेगा, एक दोलन का समय है, वो एक दोलन का समय नहीं, एक आवर्तकाल है। और इनके मध्य की दूरी एक लैम्डा के इक्वल है, जो आपको 450 मीटर, ये अलग चीज़ दे रखी है। किसी ध्वनि स्रोत से 450 मीटर दूर पर बैठा कोई मनुष्य है यहाँ पर, तो दो क्रमागत संपीड़नों में कितना समय ये पूछा है, ये ध्वनि पहुंचने में समय नहीं पूछा, संपीड़नों के मध्य का समय पूछा है। तो आवर्तकाल ज्ञात करना है, ध्वनि की फ्रीक्वेंसी से आप ज्ञात कर पाएंगे, उसका व्युत्क्रम करके 1/500 करके इसका आवर्तकाल ज्ञात कर पाएंगे। 1/500 यानी 0.002 सेकेंड इसका आवर्तकाल है। नेक्स्ट सवाल, एक पनडुब्बी सोनार स्पंद उत्सर्जित करता है जो पानी के अंदर एक खड़ी चट्टान से टकराकर 1.02 सेकंड के पश्चात वापस लौटता है। वो सेम चीज़ है। यदि खारे पानी में ध्वनि की चाल दे रखी है और समय आपको दे रखा है, दूरी ज्ञात करनी है। दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो चाल है यहाँ पर 1531, समय 1.02 सेकेंड लग रहा है। ये समय पूरा टकरा कर वापस आने में, चाल तो फिक्स है। तो दूरी यहाँ पर 1561, एक साइड की दूरी नहीं, दोनों साइड की दूरी, क्योंकि टकरा कर वापस आने में दूरी यहाँ पर जो समय लगा है ना वो वापस आने का पूरा समय, जाने का और आने का। तो ये समय पूरा है आने जाने का, और केवल आने का निकालेंगे तो उसका हाफ करेंगे, तो डी जो निकली है उसका हाफ करने पर आपके पास चट्टान की दूरी आएगी। तो ये चीज़ें क्लियर है ऑलरेडी। वायु, जल, दला तथा लोहे में किस माध्यम में ध्वनि की सबसे तेज चलती है। ध्वनि का वेग सबसे अधिक ठोस में होता है। यहाँ पर ठोस केवल लोहा है, लोहे के बाद जल में होगा, जल के बाद वायु में होगा। तो इस टाइप से आपने देखा पूरा कोर कंसेप्ट किसका, साउंड का। इस पर आधारित न्यूमेरिकल देखे, इस पर आधारित एनसीईआरटी के एग्जाम्पल देखे, फैक्ट देखे, क्वेश्चंस देखे, आंतरिक एग्जाम्पल देखे, सारा कुछ देखकर आपका ये कंसेप्ट क्लियर हुआ है। तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और हाँ, अभी तक टेक्स्ट बुक से नहीं जुड़े हो, मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो, अभी भी अवसर है। TDG के कूपन कोड यूज करते हुए एक्स्ट्रा डिस्काउंट का फायदा उठाते हुए आज ही ज्वाइन कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय।